प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। चैप्टर 1601 ब्लैक एम्परर। नेशनल डिफेंस आर्मी का नाम सुनते ही पूरे कमांड रूम में लोगों के चेहरों पर हैरानी और राहत एक साथ आ गई। जी चांगहाई का शरीर एकदम से ढीला पड़ गया। वो अब इस भारी साइकोलॉजिकल दबाव को सहन नहीं कर पा रहा था। नॉर्थ ईस्ट रीजन का सुप्रीम कमांडर होने के बावजूद जब वो गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव लॉन्च करने वाला था, एक ऐसा फैसला जो फेंगशन सिटी के लाखों सिविलियंस और सोल्जर्स को दुश्मन के साथ खत्म कर देता, उस भारी दबाव ने उसे लगभग तोड़ ही दिया था। यिंजिया आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसके कान हिले और वो वहीं रुक गया। उसके पीछे जिस गोल्डन क्रो का सिर काट दिया गया था, उसका शरीर अचानक हिलने लगा। पफ! गोल्डन क्रो के बॉडी का मांस और खून फटा और हाथ शंजुआ उस मांस के ढेर में से बाहर निकल आया। वो फ्लेश और ब्लड जो सुपर पावर से बना था, तुरंत भाप बनकर आसमान में उड़ गया। असल में उसने खुद को पूरा गोल्डन क्रो में ट्रांसफॉर्म नहीं किया था, बल्कि वो उसके अंदर कोर बना हुआ था। इसलिए गोल्डन क्रो को हुआ भारी डैमेज उसकी जान को सीधा खतरा नहीं था, लेकिन उसके सफेद चेहरे से साफ था कि उसने अपनी एनर्जी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। यिंजिया ने दिलचस्पी से उसकी तरफ देखा, फिर जमीन पर नजर डाली और अपना दाया पैर जोर से पटका। टूटे हुए बिल्डिंग से एक छोटा पत्थर हवा में उछला और उसके हाथ में आ गया। उसने वो स्टोन अपने अंगूठे और उंगली के बीच रखा। पोस्चर ऐसा था जैसे वो उस मामूली पत्थर से हाथ शंजुआ को खत्म कर देगा। हाथ शंजुआ जोर जोर से सांस ले रहा था। अभी जो मूव उसने किया था वो उसकी जान बचाने के लिए था, जिससे वो अपनी मौत का झूठा इल्यूजन देकर दुश्मन को धोखा दे सके। लेकिन आज वो फेंगशन सिटी में है, उसका होम टाउन। अगर फेंगशन सिटी चला गया तो जिंदा रहकर भी क्या करेगा? आजा! हाथ शंजुआ चिल्लाया और उसके शरीर से एक बार फिर जबरदस्त सुपर पावर उठी। भले ही वो अभी गोल्डन क्रो में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो कमजोर था। ओ! यिंजिया ने सिर थोड़ा टेढ़ा किया और जोर से पत्थर को उछाल दिया। वो पत्थर तोप से भी तेज रफ्तार में आसमान चीरता हुआ हाथ शंजुआ की तरफ बढ़ा। हवा में जोर का झटका हुआ। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ब्लैक चैरियट लेवल एलियन के हाथ से फेंका गया मामूली स्टोन इतनी पावर से भरा हो सकता है। हाथ शंजुआ की हालत ऐसी नहीं थी कि वो इस अटैक को झेल सके। उसका शरीर पहले से ही घायल था। पत्थर जैसे ही उसके सिर को पियर्स करने वाला था, अचानक एक ताकतवर हाथ सामने आया और उसने उस पत्थर को मजबूती से पकड़ लिया। हाथ शंजुआ ने हैरानी से उस आर्म के मालिक की तरफ देखा। यिंजिया भी चौंक गया। नॉर्थ ईस्ट रीजन में सिर्फ एक ही इप्सिलॉन लेवल एलियन था, तो फिर ये नया इंसान कौन था? हाथ शंजुआ ने ऊपर देखा और सामने वाले का बस साइड फेस देखा। वो डार्क ग्रीन मिलिट्री यूनिफॉर्म में था। उसकी चौड़ी वर्दी उसके टॉल और मस्कुलर शरीर पर बिल्कुल फिट लग रही थी। उसका मिलिट्री कैप उसके चेहरे का ऊपरी हिस्सा छुपा रहा था, लेकिन उसकी तेज ब्लेड जैसी ठोड़ी दिख रही थी। तुम! हाथ शंजुआ एक्साइटमेंट में कुछ बोल नहीं पाया, शॉक में था। उसे नहीं पता था सामने वाला कौन है, लेकिन उस डार्क ग्रीन यूनिफॉर्म को देखकर उसके दिल में एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उस सोल्जर के बाएं हाथ में ब्लैक डियर स्किन ग्लोव था। उसने वो पत्थर दबाया और वो तुरंत फाइन पाउडर में बदल गया। फिर उसने कहा, तुमने अच्छा काम किया है, अब आगे मुझे संभालने दो। उसकी आवाज ठंडी थी, बिना किसी इमोशन के, लेकिन हाथ शंजुआ को उससे सुकून मिला। तभी हाथ शंजुआ के दिमाग में एक नाम आया, नेशनल डिफेंस आर्मी। अपोकलिप्स के बाद पूरी दुनिया का मैप बदल गया। कई वीक देशों और रीजन्स का नामो निशान मिट गया। यहां तक कि पावरफुल कंट्रीज भी इस तबाही से अछूते नहीं रहे। हर जगह खतरा मंडरा रहा था, और हुआशु कंट्री के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर तो और भी ज्यादा।
अपोकलिप्स की शुरुआत में ओरिजिनल मिलिट्री रीजन ने कुछ सबसे एलीट सोल्जर्स को चुना और उन्हें नॉर्दर्न गेट पर तैनात किया। ये लोग किसी रीजन से बिलोंग नहीं करते। इनका सिर्फ एक मिशन होता है, हुआशू की नॉर्दर्न सीमा की रक्षा। हाँ, शंजुआ ने इस स्पेशल आर्मी के बारे में सुना था, लेकिन कभी सामना नहीं हुआ था। उसे यकीन नहीं हुआ कि आज वो लोग सच में आए थे। लेकिन यह भी सच था कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की बॉर्डर बहुत लंबी है और वो 2 कंट्री से लगती है, जिनमें से एक फ्रेमेंस है, आज की दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री कंट्री। हाँ, शंजुआ ने गहरी सांस ली और जाने से पहले कहा, भाई, ये रीइंफोर्समेंट टाइप एलियन है। इसकी स्ट्रेंथ ब्लैक चैरियट से कम नहीं है। सावधान रहना। वो सोल्जर जो करीब 30 साल का लग रहा था, बस धीरे से सिर हिलाया। हाँ, शंजुआ अब रुका नहीं, क्योंकि बैटलफील्ड पर अभी भी बहुत काम बाकी था। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर्स अपनी ब्लू आर्मोर्ड वॉरियर्स के साथ टाइगर गार्ड्स का सफाया कर रहे थे। नॉर्थ ईस्ट के 5 इमॉर्टल्स में से 2 ऑलरेडी शहीद हो चुके थे। अगर हाँ अभी न गया तो आधे घंटे में पूरी टाइगर गार्ड खत्म हो जाएगी। हाँ, शंजुआ के जाते ही वो जवान सोल्जर जिसने ब्लैक डियरस्किन ग्लोव्स पहने थे, अपनी मिलिट्री कैप एडजस्ट करता है। उसकी ब्लैक आंखों से भयानक किलिंग इंटेंट फूट रही थी। उसने मजबूती से एक कदम आगे बढ़ाया और एनजिया की तरफ चल पड़ा। जो भी मेरी हुआशू की टेरिटरी को लांघेगा, मारा जाएगा। जो मेरी हुआशू की जनता को चोट पहुंचाएगा, मारा जाएगा। जो मेरी हुआशू की लॉ को तोड़ेगा, मारा जाएगा। आज जो भी मॉन्स्टर यहां आया है, उसे अपनी जान यही छोड़नी होगी। लेफ्टिनेंट जनरल, नेशनल डिफेंस आर्मी का पहला मास्टर चेन शुआम्बा, ब्लैक एम्परर झुआंग सामने आया। यिंजिया उसकी भाषा समझ गया और अपने मास्क के पीछे से हल्की सी प्लेफुल मुस्कान दी। वो ऐसी हंसी थी जैसे कोई मैच्योर इंसान किसी बच्चे की बेवकूफी पर हंसता है। हा हा, ओ, इंसानों में और क्या बचा है जिससे मैं खेल सकूं? चेन शुआम्बा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना दाया पैर जमीन पर पटका। उसके पैरों के नीचे की जमीन चटक गई और एक काली हवा उसके शरीर से निकलकर उसे स्टॉर्म की तरह घेरने लगी। यिंजिया की हंसी अभी खत्म नहीं हुई थी कि क्रैक, एक जोरदार घूंसा उसकी बाई गाल पर पड़ा। उसकी गर्दन एक अजीब एंगल पर मुड़ गई और पूरा शरीर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। बूम! यिंजिया हजारों मीटर दूर जाकर एक बर्बाद बिल्डिंग में गिरा और तभी एक पल में चेन शुआम्बा फिर से सामने आ गया। उसका ब्लैक फिस्ट, जिसमें एक भयंकर किलिंग फोर्स थी, सीधा एनजिया के माथे की तरफ आ रहा था। चैप्टर 1602 स्मोक इन्वेजन। हुआशू देश की 2 बड़ी रीजन्स में इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। अननोन फोर्सेस के हमले की खबर सारे टॉप रीजनल लीडर्स तक पहुंच चुकी थी। सबसे पहले जिसने ये खबर सीरियसली ली, वो था नॉर्थ वेस्ट रीजन का सुप्रीम कमांडर ली चंगोंग, जो देश का एक टॉप मास्टर भी था। उसने फौरन अपनी यूनिफॉर्म पहनी, हुआशू कंट्री का बड़ा सा मैप निकाला और अटैक के टारगेट एरियाज और टाइमिंग को एनालाइज करने लगा। पहला हमला हुआ था कोलंबिया ओशन फ्लीट पर, जो नियोन हार्बर में स्थित थी। दूसरा टारगेट था दोघाई सिटी, जो ईस्ट चाइना सी रीजन में था। और तीसरा हमला हुआ था फॉन्शन सिटी, जो नॉर्थ ईस्ट में था। टाइम और लोकेशंस देखकर उसने अंदाजा लगाया कि एनिमी समुद्र के रास्ते आया है। मतलब साफ था, ये अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन जिंगडाओ डब्ल्यूग्यू का हमला था। ताज्जुब है, उसने सोचा, ये लोग बाहर निकलकर खुद ह्यूमंस पर हमला करने लगे हैं। शायद ह्यूमंस की रिपीटेड एक्सप्लोरेशन और अंडरग्राउंड जोन्स में घुसपैठ ने उन्हें उकसाया। ली चंगोंग ने तेजी से सोचा, पहले इंसान अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन से डरते थे, फिर लालच में बदल गए। अंडरग्राउंड रिसोर्सेज, सैक्रिफिशियल स्पिरिट्स और सोर्स ऑफ गॉड्स को हासिल करने के लिए वो बेतहाशा घुसपैठ करने लगे। लेकिन एक बात वो भूल गए, जैसे हम मिस्टीरियस सिविलाइजेशंस को तबाह कर सकते हैं, वैसे ही वो भी पलटवार कर सकते हैं।
और उनका रिटेलिएशन इतना भयानक हो सकता है कि एक ह्यूमन देश ही मिटा दे, जैसे साउथ वेस्ट रीजन का हाल हुआ था। ली चंगोंग अपनी कुर्सी पर बैठा सोच में डूबा हुआ। पता नहीं ये बैटल कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी की हालत देखकर लगता है अगला टारगेट जियांगनन रीजन होगा, उसके बाद शेंजिंग। नॉर्थ वेस्ट रीजन समुद्र से सबसे दूर है, इसलिए शायद सबसे सेफ भी। लेकिन मुझे वर्स्ट के सिनारियों के लिए तैयार रहना होगा। ये सोचते ही उसने तुरंत सारे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को बुला लिया। रेड अलर्ट चालू करो, पूरा नॉर्थ वेस्ट रीजन बैटल रेडी होना चाहिए। चंगन, सारे वुल्फ फोंग ट्रूप्स को भेजो, एनिमी से टकराव के लिए तैयार रहो। उसके ऑर्डर मिलते ही चंगन सिटी में हर कोने से अलार्म बजने लगे। बैरक्स में सोल्जर्स ने अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स पहन ली। हर तरह के मॉडर्न वेपन से लैस होकर वो तैयार हो गए। आर्मी ने तेजी से शहर में फॉर्मेशन ले ली, जैसे चींटियां पूरे शहर में फैल गई हों। उनके कदमों की आवाज गूंजने लगी, जैसे बादल गरज रहे हों। ली चंगोंग भी अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म में आ गया, 2 लंबी तलवारें कमर से लटका ली और कमांड रूम के सामने एक बड़े से ग्लास विंडो पर जा खड़ा हुआ, जहां से पूरा चंगन शहर दिखाई देता था। पूरा माहौल गंभीर था। वो खिड़की के सामने बैठ गया, उसकी आंखों में तेज चमक थी। कोई भी हमला हो, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। उसका एनालिसिस बिल्कुल सही था, सिवाय एक बात के। एनिमी ने शेंजिंग या साउथ वेस्ट रीजन पर हमला नहीं किया, वो सीधा नॉर्थ वेस्ट रीजन की ओर मुड़ गया। डब्ल्यूयू की आर्मी ने नॉर्थ वेस्ट की सारी सर्विसेज को बाईपास कर दिया और सीधा चंगन सिटी की तरफ बढ़ी। लेकिन इस बार उनका तरीका अलग था। कोई बड़ी एलियन आर्मी सीधे हमला करने नहीं आई। चंगन सिटी पूरी तरह गार्डेड थी। सैटेलाइट सर्वेलेंस एक्टिव था। कोई भी एलियन ट्रूप अगर नजर आता तो तुरंत डिटेक्ट हो जाता। लेकिन कोई नहीं आया, कोई भी नहीं। बर्फ और तेज हवा के बीच एक हरी धुंध धीरे धीरे बहती हुई चंगन सिटी में दाखिल हुई। धुंध के साथ साथ एक सिल्वर आर्मोर पहना ह्यूमैनॉइड क्रीचर एक सुनसान जगह पर आ खड़ा हुआ। उसने सिर उठाकर चारों ओर देखा। इस विशाल मानव शहर को देखकर उसकी आंखों में कुछ पुरानी यादें चमक उठीं। फिर उसने अपने दाहिने हाथ को होठों तक ले जाकर धीरे से काली धुंध फूंकी। वो धुंध शांत थी, लेकिन बड़ी तेजी से पूरे चंगन सिटी में फैलने लगी। बाहर से स्लो लग रही थी, पर असल में उसकी स्पीड बहुत तेज थी। सब लोग अलर्ट थे। उन्हें लगा कि कोई बड़ी एलियन आर्मी कभी भी हमला करेगी। लेकिन आर्मी नहीं आई, सिर्फ काली धुंध। रात के अंधेरे में इस ब्लैक स्मोक को पहचान पाना बेहद मुश्किल था। जब वुल्फ फोंग गार्ड्स को इसका एहसास हुआ, तब तक वो धुंध काफी फैल चुकी थी। अरे, ये क्या है? स्मोक? कहीं फायर हुआ है क्या? एक गार्ड ने पूछा। कोई रिस्क ना लेते हुए एक एलियन सोल्जर, जो वाइंड एट्रीब्यूट का था, सामने आया। उसने हाथों को ट्रम्पेट की तरह बनाकर जोर से फूंका। एक तेज तूफानी झोंका उस काली धुंध पर छोड़ा। धुंध थोड़ी देर के लिए उड़ गई, लेकिन फिर अचानक और भी तेजी से फैलने लगी। वो सोल्जर कुछ समझ पाता उससे पहले ही धुंध ने सराउंडिंग बिल्डिंग्स और जमीन से उभरकर 100 मीटर ऊंची स्मोक वॉल बना दी। वाइंड एलियन ने पैनिक में 2 कदम पीछे हटे और फिर से अपना एबिलिटी एक्टिवेट किया। एक और जोरदार फ्रेंजी स्टॉर्म छोड़ा, लेकिन उसका तूफान धुंध में सिर्फ एक छोटा सा छेद बना सका, जो तुरंत बाकी धुंध से भर गया। एक ही पल में ब्लैक फॉग ने जमीन को पकड़ लिया। कई वुल्फ फोंग गार्ड्स के पैरों में धुंध भर गई थी। एक सोल्जर ने चीख कर कहा, मेरे पैर नम हो रहे हैं। वो नीचे झुका और देखा कि काली धुंध के अंदर कोई भयानक क्रीचर उसके पैरों को पकड़ चुका था। चैप्टर 1603 सिटी वाइड मार्शल लॉ। जैसे ही सोल्जर के पैरों पर ब्लैक फॉग चढ़ी, उसकी कॉम्बैट यूनिफॉर्म एक पल में कोरोड हो गई और टुकड़ों में जमीन पर गिर गई। काली धुंध ने उसके पैरों को पूरी तरह ढक लिया और कुछ ही सेकंड में उसके पैर सूख कर पतले
और राख जैसे हो गए। वो डर के मारे चीखा, लेकिन उसकी चीख 2 सेकंड से ज्यादा नहीं चली। पूरा शरीर ब्लैक फॉग से घिर गया। थोड़ी देर बाद उसका शरीर पूरी तरह सूख चुका था, एक सूखे पत्थर जैसे ह्यूमन स्कल्पचर में बदल चुका था। वो अकेला नहीं था। ऐसे चीखों की गूंज चारों तरफ से आने लगी। जहां भी ब्लैक फॉग जा रही थी, सभी एलियन सोल्जर्स सूखकर ग्रे स्कल्पचर्स में बदल रहे थे, जैसे मरे हुए पेड़ों के ठूंठ। लेकिन वो मरे ही थे कि पॉप पॉप पॉप, उनके सूखे शरीर पर फटने की आवाजें आने लगी और उसी राख जैसे शरीर से ब्राइट रेड फूल उगने लगे। ये फूल आधी रात को अचानक खिल उठे, उदास पर खूबसूरत। इन लाल फूलों के खिलते ही और भी ब्लैक स्मोक निकलने लगी। पहली बार ब्लैक फॉग दिखने से लेकर उसके पूरे चंगन सिटी में फैलने तक सिर्फ 5 मिनट लगे। पूरा शहर अलर्ट हो गया, सारे सायरन्स बजने लगे। अर्जेंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जल्दी से ली चंगगोंग तक पहुंचाए गए। कमांडर इन चीफ, एनिमी अटैक। पूरा शहर ब्लैक स्मोक से भर चुका है। एनिमी ने कोई अजीब स्मोक टाइप अटैक इस्तेमाल किया है। ली चंगोंग ने भी अपनी खिड़की से पूरा शहर देख लिया था। ये धुंध इतनी गहरी थी कि अंधेरे रात में भी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन उसने जरा भी पैनिक नहीं दिखाया। वो धीरे धीरे कुर्सी से उठा, दोनों हाथों से अपनी कमर पर लटकी लंबी तलवारों को दबाया और जोर से बोला, सारे ट्रूप्स ध्यान से सुनो, हमला करो, सारे इन्वेडर्स को मार गिराओ। उसकी चेयर के ठीक नीचे 5 एलिट वॉर गॉड्स तैयार खड़े थे। यस कमांडर। पहले वाले स्काई वॉर गॉड चंग लोंग के मरने के बाद दूसरे जेनरेशन के वॉरियर्स आ चुके थे। कोई भी परमानेंट नहीं होता, नए लोग हमेशा तैयार रहते हैं। हालांकि एनिमी का अटैक मेथड बहुत ही अजीब था, पर चंगोंग को एलियंस की हजारों अजीब एबिलिटीज का अनुभव था। अब उसकी पहली प्रायोरिटी थी उस इप्सिलॉन लेवल एलियन को ढूंढना जिसने ये स्मोक छोड़ी थी। वो स्मोक में छुपकर हमारे कॉमन सोल्जर्स को मारना चाहता है, चालाक है। पर अगर वो सोचता है कि मेरी चंगन सिटी इतनी आसानी से टूट जाएगी, तो वो मेरी ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ली चंगोंग के होठों पर काम सी स्माइल थी। उसने अपनी तलवार के हिल्ट को धीरे से सहलाया। ये बैटल मैं बहुत समय से चाहता था। मेरी अथॉरिटी को पूरी तरह एस्टैब्लिश करने का मौका है ये। झंगी के साथ लड़ाई में मेरी इज्जत गई थी। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन में इस इन्वेजन को कुचलकर मैं अपनी वर्थ साबित करूंगा। बैजान, अब तुम्हारी बारी है। ली चंगोंग ने ऑर्डर दिया सेकेंड जनरेशन स्काई वॉर गॉड बैजान को। चंगन सिटी के सेंट्रल एरिया में एक 100 मीटर टॉल बिल्डिंग पर खड़े बैजान ने हल्की सी कोल्ड स्माइल के साथ जवाब दिया, यस कमांडर। उसकी मुस्कान में अजीब सी बेरुखी थी, जैसे वो कोई इंसान नहीं, एक कोल्ड मशीन हो। उसने शहर की तरफ देखा। चारों तरफ ब्लैक स्मोक की दीवारें थी जो हवा में झूल रही थी, 100 मीटर तक ऊपर उठी हुई थी, और ये वॉल्स अब सेंट्रल चंगन की तरफ बढ़ रही थी। 10 मिनट के अंदर पूरा शहर इस ब्लैक स्मोक में डूब जाएगा, उसने सोचा। बैजान ने नीचे देखा और दौड़ना शुरू किया। टेम्पर्ड ग्लास की दीवार पर लाइटनिंग स्पीड से नीचे उतरने लगा। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि सब कुछ ब्लरी हो गया था। जैसे ही वो जमीन पर उतरा, बिना एक पल रुके वो स्मोक फिल्ड शहर की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि हवा जलने लगी थी। जमीन पर स्पार्क्स उड़ने लगे, रोड फटने लगे, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां ब्लास्ट होने लगी और आसपास की बिल्डिंग्स जलने लगी। बूम! वो स्मोक में ऐसे घुसा जैसे कोई ट्रेन पानी में क्रैश कर गई हो। ब्लैक स्मोक से सिटी की स्ट्रीट्स भर चुकी थी। लेकिन बैजान जैसे ही उसमें घुसा, तेज धमाका हुआ। पूरी स्ट्रीट की स्मोक गायब हो गई और एस्फाल्ट रोड टूट गई। वो इमारतों के बीच सड़कों पर दौड़ रहा था, एक आग की लकीर की तरह। दूरी से देखने पर लगता था जैसे ब्लैक फॉग में एक फ्लेमिंग स्ट्रीक दौड़ रही हो। स्मोक कितना भी फैला हो,
बैजान की इम्पैक्ट को रोक नहीं पा रही थी। दूर से सब देखने वाला इंजिया, जो चुपचाप इस सब को ऑब्जर्व कर रहा था, उसका ध्यान फ्लेम की तरफ गया। उसने चिंता नहीं दिखाई। शहर की 1/3 पॉपुलेशन ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, बिना डायरेक्ट लड़ाई के। मिशन सक्सेस ऑलरेडी गारंटीड है। उसके पीछे ब्लैक स्मोक में से ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर्स और सैकड़ों ब्लू आर्मोर्ड वॉरियर्स निकल आए। इंजिया ने पीछे मुड़कर पूछा, एनिमी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर आगे आया, अपना राइट आर्म उठाया और कुछ टैप्स करने के बाद उसके सामने चंगन सिटी का 3D होलोग्राफिक मैप प्रोजेक्ट हो गया। उसने मैप में कमांड टावर की तरफ इशारा किया। यही है, इंजिया बोला। तो मेन जनरल भी वही होगा। तुम लोग बाकी ह्यूमन वॉरियर से निपटो और जनरल को मैं खत्म करूंगा। आज रात का मिशन जल्दी खत्म होना चाहिए। इतना कहकर इंजिया का पूरा शरीर ब्लैक मिस्ट में बदल गया और वो हवा में उड़ते हुए ली चंगोंग के कमांड सेंटर की ओर बढ़ गया। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर ने पीछे देख रहे वॉरियर्स को सिग्नल किया, आज का टारगेट इस शहर के सारे स्पेशल एबिलिटी यूजर्स को खत्म करना है। उनका भविष्य यही खत्म कर दो। चैप्टर 1604 स्मोक वर्सेस ली चंगोंग। यिनजिया चुपचाप चलते हुए उस हाईराइज बिल्डिंग तक पहुंचा जहां कमांड सेंटर था। यह चंगन सिटी की सबसे ऊंची इमारत थी। ली चंगोंग का कमांड सेंटर इसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर था, ताकि वो पूरे शहर को एक नजर में देख सके और हर मूवमेंट पर नजर रख सके। इंजिया ने धीरे से बिल्डिंग के वेंटिलेशन वेंट से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, पूरे बिल्डिंग में अलार्म बजने लगे। बूम बूम बूम। पूरी बिल्डिंग एक झटके में ब्लॉक कर दी गई। भारी एलॉय के दरवाजे नीचे गिर गए और पूरे स्ट्रक्चर को एक मजबूत फोर्ट्रेस में बदल दिया। ली चंगोंग मुस्कराया। उसके चेहरे पर लड़ाई का जुनून साफ झलक रहा था। उसकी कॉम्बैट हेलमेट पर इंजिया का होलोग्राफिक फिगर दिखने लगा, लेकिन इंजिया को नहीं पता था कि इस बिल्डिंग का हर कोना, हर हलचल ली चंगोंग के सर्वेलेंस में था। बेहेड करने आया है? मौत को बुला रहा है तू? ली चंगोंग, जो आर्मी से आया था, एक टिपिकल रीजनल कमांडर से कहीं ज्यादा सतर्क था। उसे पहले से अंदाजा था कि हेडक्वार्टर पर हमला हो सकता है, इसलिए उसने ये पूरा ट्रैप सेट कर रखा था। जैसे ही इंजिया बिल्डिंग में घुसा, भारी मेटल वॉल से उसे आइसोलेट कर दिया गया, जैसे कोई बंद क्यूब में फंस गया हो। लेकिन इंजिया ने सिर्फ अपना राइट हैंड उठाया, उसकी हथेली से ब्लैक स्मोक स्पाइरल में बाहर निकली। एक हल्की सी आवाज के साथ 1 मीटर मोटी एलॉय वॉल बीच से 2 हिस्सों में कट गई और धीरे से एक रास्ता बनता गया। वो एक कदम आगे बढ़ा, तभी अचानक दीवार में से स्प्रे होल खुला और पूरा कमरा हजारों डिग्री के अल्ट्रा हाई टेम्परेचर से भर गया। व्हाइट हॉट फ्लेम्स ने पूरे कमरे को घेर लिया, इतनी गर्मी कि मेटल तक मेल्ट हो जाए। लेकिन इंजिया का कदम रुका नहीं। ब्लैक स्मोक ने उसके चारों तरफ एक स्फेरिकल शील्ड बना दिया और वो फ्लेम और हीट से बिल्कुल अनअफेक्टेड रहा। हर रूम में एक नया ट्रैप था, लिक्विड नाइट्रोजन, मशीन गन्स, पॉइजन गैस, हिप्नोटिक मिस्ट, फ्लडिंग। लेकिन कोई भी ट्रैप उसे 1 सेकंड भी रोक नहीं पाया। अब दोनों, ली चंगोंग और इंजिया, एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। सिर्फ एक मेटल डोर उन्हें अलग कर रहा था। इंजिया ने हाथ उठाया, उसकी हथेली में ब्लैक स्मोक कॉन्डेंस होने लगा ताकि वो मेटल डोर को भेद सके। ली चंगोंग ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, होठों पर हल्की सी ब्लड थर्स्टी मुस्कान के साथ। उसने अपनी 2 तलवारें खींची और एक क्रॉस स्लैश किया। हवा चीरती हुई एनर्जी निकली। मैं स्वर्ग की इच्छा हूं, जो मैं चाहता हूं वही कटेगा। मेटल डोर हिला भी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ खड़े इंजिया के चेस्ट आर्मोर पर एक बड़ा एक्स बन गया और उसका शरीर 4 हिस्सों में कट गया। इंजिया के चेहरे पर पहली बार हैरानी दिखी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी आर्मोर इतनी कमजोर निकलेगी। वाह लाला! आर्मोर जमीन पर गिर गई, लेकिन इंजिया का शरीर स्मोक में बदल गया
और दोबारा फॉर्म ले लिया। तभी मेटल डोर खुला और सामने ली चंगोंग 2 तलवारों के साथ खड़ा था। अब इन जिया की असली पहचान सामने आ चुकी थी। उसकी आर्मोर टूट चुकी थी। वो अब एक ह्यूमैनॉइड क्रीचर दिख रहा था। रेड स्किन, 3 मीटर लंबा, पीठ पर लंबी टेल और सिर पर दर्जनों सींग जैसे प्रोट्रूजन्स। ली चंगोंग को देखकर लगा, ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड्स की किसी दूसरी ट्राइब का क्रीचर है। पिछली बार तो किलिन माउंटेन्स में जो मिला था वो इंसानी शरीर और सांप का सिर वाला था। ये तो बिल्कुल अलग है। ली चंगोंग हंसा। तू जो भी हो, एक बार यहां आ गया, अब वापस नहीं जा पाएगा। वो बिजली की तरह आगे बढ़ा और 2 तलवारों से इंजिया को फिर से काट डाला। पर इंजिया फिर से स्मोक में बदल गया और दूसरी जगह पर खुद को फिर से बनाया। इतनी जबरदस्त अटैक पावर, पर मेरी एबिलिटी पर असर नहीं पड़ेगा, इंजिया ने कहा। अब ली चंगोंग को भी समझ में आ गया कि इंजिया का स्मोक बेस्ड बॉडी उसकी कटिंग एबिलिटी को काउंटर कर सकता है। इंजिया ने अपनी हथेली में ब्लैक स्मोक की ब्लेड बनाई और अटैक किया। ली चंगोंग ने उसे सीधे काट दिया, लेकिन इंजिया ने और भी स्मोक कॉन्डेंस करके सैकड़ों स्मोक ब्लेड्स हवा में फैला दी, जैसे तेजी से उड़ती हुई तितलियां। गो! इंजिया ने सिग्नल दिया। सारी स्मोक अटैक्स हर दिशा से ली चंगोंग की तरफ आई। ली चंगोंग मुस्कराया और दोनों तलवारें घुमाई। मैं ईश्वर की इच्छा हूं, मेरी तलवार से कोई भी चीज नहीं बच सकती। इंजिया ने फिर एक और नई ट्रिक की। उसने अपना मुंह खोला और एक बड़ा ब्लैक स्मोक का गोला ली चंगोंग की तरफ फेंका। अब काट के दिखाओ, क्या तुम धुंध को तलवार से काट सकते हो? ली चंगोंग का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी 6 रियल्म्स विदाउट डिस्टेंस को एक्टिवेट किया और बिल्डिंग से बाहर चला गया। कठिन विरोधी है, लेकिन ये मेरी टेरिटोरी है। उसने अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को ट्रिगर किया और अचानक कमांड सेंटर की जमीन के नीचे से एक तेज ब्राइट लाइट पिलर आकाश में फट पड़ा। पूरे बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, ली चंगोंग को पता था वॉरफेयर की अल्टीमेट स्ट्रेंथ फायर पावर होती है। शायद साइंटिफिक एडवांसमेंट में नॉर्थ वेस्ट रीजन थोड़ा पीछे हो, लेकिन रॉ युएनशी एनर्जी से बने एक्सप्लोसिव्स इतने पावरफुल थे कि वो गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव के बराबर डैमेज दे सकते थे। चैप्टर 1605 द लॉर्ड ऑफ आर्म्स। सिल्वर आर्मोर सीधे ली चंगोंग की तरफ बढ़ा, लेकिन वो हाइल्ड एक्सप्लोसिव से टकरा गया जो ली चंगोंग ने पहले ही कमांड सेंटर की बिल्डिंग के नीचे लगाए थे। भले ही वो स्मोक में बदल सकता था और तलवार के वार से बच सकता था, लेकिन इतना वाइड एरिया और इंडिस्क्रिमिनेट हमला, उसमें स्मोक फॉर्म भी नहीं बच पाया। आसमान छूती आग की लपटों ने पूरी चंगन सिटी को रोशन कर दिया। सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी आसमान की ओर उठती आग और मशरूम क्लाउड साफ दिखाई दे रही थी। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर ने अपने पीछे की ब्लू आर्मोर्ड वॉरियर्स की यूनिट को लेकर सीधा हमला शुरू कर दिया। उनका मिशन क्लियर था। जितनी भी रेजिस्टेंस फोर्सेस बची थी, उन्हें खत्म करना और नॉर्थ वेस्ट रीजन को पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड बना देना। उन्हें पूरा यकीन था कि इस शहर में सबसे ताकतवर इंसान सुप्रीम कमांडर ली चंगोंग ही है, और उसे तो उनका सिल्वर आर्मोर जनरल पहले ही संभाल लेगा या शायद मार देगा। बाकी बचे ह्यूमंस उनके लिए कोई चुनौती नहीं थे। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर अपनी आर्मी को लेकर वुल्फ फॉन्ग गार्ड्स के कोर एरिया की तरफ बढ़ा। उन्हें नहीं पता था कि जब ली चंगोंग ने वॉर हॉर्न बजाया था, उसी वक्त पूरी चंगन सिटी फुल अलर्ट पर जा चुकी थी। स्मोक के हटते ही वे सीधे वुल्फ फॉन्ग गार्ड्स के सामने आ गए। एक ऊंची बिल्डिंग पर शाओलाई, जो इंसानों के बीच का एक युद्ध देवता था, वाइंड और स्नो में खड़ा होकर सैटेलाइट सिस्टम के जरिए पूरे शहर की हर मूवमेंट ट्रैक कर रहा था। हर एनिमी की एग्जैक्ट लोकेशन को लॉक कर लिया गया था, लेकिन वो एनिमी वॉरियर्स जिनकी साइन आर्मोर थी, उनकी स्ट्रेंथ कैप्टन लेवल एलियंस के बराबर थी, और ऐसे वॉरियर्स उनकी आर्मी में सैकड़ों की तादाद में थे। अगर ये लड़ाई खुले मैदान में होती तो शायद हम कुछ न कर पाते, लेकिन ये चंगन है,
शाओलाई ने गहरी सांस ली और कहा, चलो शुरू करते हैं। इन सभी इंट्रूडर्स को खत्म कर दो। उसके बगल में एक ट्विस्टेड ह्यूमैनॉइड क्रीचर चारों हाथ पांव पर खड़ा था। उसका मुंह पूरी तरह खुला हुआ और गर्दन 1 मीटर से भी लंबी हो चुकी थी, जैसे एक बायोलॉजिकल टरेट। आर्कटिक गॉड ऑफ वॉर चेन जियाहाओ। एबिलिटी कोड नेम फायर पावर सुप्रीमेसी। पावर पाने के लिए किसी एक एबिलिटी को ही पूरी तरह डेवलप करना पड़ता है और बाकी को त्याग देना होता है। चेन जियाहो की एबिलिटी भी कुछ ऐसी ही थी। उसकी मेली एबिलिटी बहुत कमजोर थी और 2 लॉन्ग रेंज शॉट्स के बीच में बहुत बड़ा गैप होता था। लेकिन अगर उसे सही प्रोटेक्शन मिले तो बैटलफील्ड पर वो विनाशकारी बन सकता है। इस वक्त उसकी बॉडी लाल हो रही थी। गर्मी से उसके चारों तरफ हीट वेव्स आ रही थी और उसकी लंबी गर्दन इतनी गर्म हो गई थी कि ट्रांसपेरेंट लगने लगी थी। पॉव, उसके मुंह से एक ब्लड रेड कैनन बॉल निकली और लॉन्ग नेक के अलोंग चलती हुई एक नैरो बी में बदल गई और सीधे WG ट्रूप्स की तरफ गई। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर ने इस पावर को तुरंत महसूस कर लिया। उसने दोनों हाथ आगे फैलाए और दोनों हथेलियों में 2 भयावह वॉर्टिसेस कॉन्डेंस होकर 1000 मीटर ऊंची शील्ड वॉल बना दी। विंड शील्ड। सुप्रीम फायर पावर की आर्टिलरी उसी पर गिरी और पूरी एक्सप्लोजन कई सेकंड्स तक चली। रेड लाइट फेड होने लगी और वहीं चेन जियाहाओ थककर गिर गया। उसने कहा, दूसरी तरफ भी एक इप्सिलॉन लेवल एलियन है। मुझे फिर से चार्ज करने में 10 सेकंड लगेंगे। अब तुम लोग संभालो। पास में खड़े थे अर्थ वॉर गॉड ची युकुयान, ह्यूमन वॉर गॉड शाओलाई और एंटार्कटिक वॉर गॉड डीफे। अब सामने 2 इप्सिलॉन क्लास एलियंस थे और सैकड़ों कैप्टन क्लास WG वॉरियर्स। ये चंगन सिटी के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी थी। शाओलाई ने उनकी ओर देखा और आत्मविश्वास के साथ कहा, पर हम सब कुछ बचाएंगे। ऐसा जरूर होगा। दूर से देखने पर ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर को चेन जियाहो की फायर पावर ने पीछे धकेल दिया। उसने अपने हाथ झटके और ऊपर देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। डेल्टा लेवल का होते हुए भी इतनी ताकत, इंटरेस्टिंग। उसने अपनी आर्मी को जेस्चर दिया, डिस्पर्स करो और टारगेट को चारों ओर से घेरो। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर ने झुककर स्टांस लिया और तेजी से लीप किया। वुश, उसके जंप से हवा में तूफान सा आ गया। बिल्डिंग्स की दीवारें और खिड़कियां टूट गई। कुछ इमारतें भी गिर पड़ी। उसे ह्यूमंस को हेड ऑन मारना था और देखना था कि उनकी हिम्मत कितनी है। वुल्फ फॉन्ग गार्ड्स पहले से तैयार थे। शाओलाई ने अपनी कलाई घुमाई और कहा, सभी लोग आर्कटिक गॉड को प्रोटेक्ट करें जब तक वो रिचार्ज करता है। बाकी एनिमी कमांडर मुझ पर छोड़ दो। उसने पास से एक ब्लैक स्नाइपर राइफल उठाई और उसके हाथ में आते ही वो हथियार जैसे जिंदा हो गया। गन बॉडी से हीट वेव्स उठने लगी और वो ऐसे वाइब्रेट कर रही थी जैसे उसमें दिल धड़क रहा हो। शाओलाई ने स्नाइपर राइफल को एम किया ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर की तरफ जो तेजी से आ रहा था और ट्रिगर दबा दिया। एक डार्क ओरिजिन बुलेट हवा में से वैक्यूम चैनल बनाते हुए सीधा टारगेट की ओर बढ़ा। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर ने तुरंत रिएक्शन दिया। हाथ से एक वाइन बॉल फेंका जिससे वो बुलेट डिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन उसकी स्पीड डिस्टर्ब हो गई और उसकी आंखों में अचानक सीरियसनेस आ गई। क्या इस सिटी में दूसरा भी कोई इंसान है जो इप्सिलॉन लेवल तक पहुंच चुका है? इस खतरनाक दुनिया में हर कोई अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहा है। हर कोई अपने जीवन का नायक है। शायद वो जोंगी जितना ब्रिलियंट न हो, लेकिन उन्होंने भी उतनी ही मेहनत की है। अब वक्त है इन्हें फिर से इंट्रोड्यूस करने का। स्काई गॉड ऑफ वॉर शाओलाई। एबिलिटी मेटल फ्रेंजी। अब ऑफिशियली एक इप्सिलॉन लेवल एलियन बन चुका है और उसे एक नया टाइटल भी मिला है, चियो द लॉर्ड ऑफ आर्म्स। चैप्टर 1606 कंट्रोलिंग द आर्म्ड फोर्सेस। आसपास की लड़ाइयां इन 2 इप्सिलॉन लेवल एलियंस को जरा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकी। नॉर्थ वेस्ट रीजन में ली चंगों के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा टैलेंटेड था
तो वो शाओ लेई था। हाल ही में जिनजिंग से लौटने के बाद उस युद्ध के प्रभाव ने उसे लिमिट तोड़ने में मदद की और वो इप्सिलॉन स्तर तक पहुंच गया। इसीलिए ली चंगोंग को भी जब अननोन सिविलाइजेशन से हमला झेलना पड़ा तो वो निडर रहा। शाओ लेई की मौजूदगी उसकी एक बड़ी ताकत थी। जैसे ही शाओ लेई ने ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर से टक्कर ली, उसे समझ आ गया, अगर ये लड़ाई जीतनी है तो पहले इसे हराना होगा। वो एक ऊंची बिल्डिंग से सीधे नीचे कूदा और ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर की ओर उड़ चला। बैंग! उसकी पीठ से दो विशाल पंख निकल आए। मेटल फ्रेंजी की एबिलिटी का असर यह था कि वो किसी भी चीज को एनहांस कर सकती थी। शुरू में शाओ लेई एक मैकेनिक था जो सेना के लिए हथियार एनहांस करता था, लेकिन बाद में उसकी कॉम्बैट पावर सामने आई। अब वो खुद को भी एनहांस कर सकता था और अपने शरीर को अलौकिक ताकत से भर सकता था। मैं इससे सीधे टकराऊंगा। आर्कटिक गॉड ऑफ वॉर, तुम मेरी रिमोट सपोर्ट के लिए तैयार रहना। शाओ लेई ने हवा में उड़ते हुए अपने साथियों को आदेश दिया। नॉर्थ वेस्ट आर्मी में ली चंगोंग की गैर मौजूदगी में वही सबसे बड़ा कमांडर था। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर हवा में तैर रहा था। उसके पैरों के नीचे हवा का एक गोला बना हुआ था। शाओ लेई ने अपनी जेब से एक हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड निकाला और मेटल फ्रेंजी की पावर से उसे एक्टिवेट किया। वो ग्रेनेड एक डरावने मॉन्स्टर एग में बदल गया, जिसमें मुंह था और उससे डरावनी आवाजें निकल रही थी। शाओ लेई ने पूरी ताकत से उस ग्रेनेड को ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर की ओर फेंका। कमांडर सतर्क था। उसके हाथ ने एक पाम नाइफ की तरह हवा को चीरते हुए एक विशाल वाइंड ब्लेड नीचे गिरा दी, जो सीधा ग्रेनेड से टकराया। बूम! एक्सप्लोजन इतना जबरदस्त था कि पूरा इलाका हिल गया। आसपास की इमारतें चकनाचूर हो गई। लेकिन ब्लास्ट के खत्म होने से पहले ही शाओ लेई ने अपनी दोनों हथेलियों में दो बड़े पिस्टॉल्स निकाले, जो स्पेशली एलियन कॉम्बैट के लिए बनाए गए थे। मेटल फ्रेंजी के असर से वो हथियार अब आधी मीटर लंबे हो गए थे और उनके ऊपर ब्लैक ड्रैगन पैटर्न्स उभर आए थे। बैंग! 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 हर गोली दहाड़ जैसी आवाज करती और आग के बीच से होते हुए सीधे एनिमी की ओर बढ़ती। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर आगे बढ़ते हुए हाथ से तेज हवाओं की एक दीवार बनाता गया और सारे बुलेट्स डेविएट कर दिए। शाओ लेई की भौहें तंग गई। मेरे हथियार मेटल फ्रेंजी से एनहांस हुए हैं। इतनी आसानी से कोई नहीं रोकता। क्या इसकी सुपर पावर लेवल मुझसे ज्यादा है? वो पंख फैलाकर ऊंचाई की ओर उड़ गया और इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए दूसरी कमांड दी। मिसाइल रेडी करो। कुछ ही सेकंड में एक जायंट मिसाइल बेस से लॉन्च हुआ, सीधा आसमान में ऊपर गया और फिर ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर की तरफ वर्टिकली गिरने लगा। शाओ लेई ने उसी मिसाइल को हवा में पकड़ लिया और मेटल फ्रेंजी से उसे भी एनहांस करना शुरू कर दिया। मिसाइल का सरफेस ब्लैक स्मोक से ढक गया। उस पर ब्लैक ड्रैगन स्केल्स आ गए और उसकी हेड एक ड्रैगन हेड में बदल गई। मिसाइल अब एक विशाल काले ड्रैगन जैसा लग रहा था और उसने गरजते हुए नीचे की ओर डाइव मारी। कमांडर उसे डॉज करने वाला था, लेकिन ये मिसाइल लॉक ऑन था। कहीं भी जाए वो पीछा करता। इसलिए उसने हाथों में फिर से दो स्टॉर्म शील्ड्स बनाए और आसमान में एक मोटी वाइन बैरियर तैयार की। रो! ब्लैक ड्रैगन मिसाइल फुल स्पीड में वाइन शील्ड से टकराया और एक्सप्लोजन ने पूरा आसमान हिला दिया। एक्सप्लोजन की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि शाओ लेई को खुद काफी दूर हटना पड़ा। मल्टीपल एक्सप्लोजन्स ने वाइन शील्ड को तोड़ दिया और शॉकवेव से ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर दूर फेंका गया। शाओ लेई ने सोचा अब जीत मिल गई, लेकिन फिर उसने देखा कि कमांडर की उड़ान स्टेडी थी। ये तो हवा का इस्तेमाल कर रहा है अपनी बॉडी से फोर्स निकालने के लिए। क्या ये पूरे इंपैक्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है? कमांडर की एबिलिटी स्टॉर्म कंट्रोल थी, शाओ लेई जानता था। इसलिए उसने बिना देर किए दूसरी मिसाइल लॉन्च करने का आदेश दे दिया। कमांडर एक कमर्शियल बिल्डिंग की ग्लास वॉल पर गिरा और जैसे ही वो कंट्रोल रीगेन कर रहा था, शीशा टूट गया। लेकिन फिर भी
वो अपनी शक्ति को संभाल चुका था। अब दूसरी मिसाइल आ रही थी। कमांडर की आंखों से अब इंसानों को लेकर तिरस्कार गायब हो चुका था। वो समझ चुका था, अगर उसने इन्हें हल्के में लिया तो उसकी हार हो सकती है। अब तुम्हें सीरियसली लेना पड़ेगा। बूम! आसमान में बिना बिजली के एक भारी गर्जना हुई। काले बादल धीरे धीरे पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन को ढकने लगे। स्टॉर्म गैदर हो रहा था। रियल बैटल अब शुरू हो रही थी। चैप्टर 1607 वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हुआशु कंट्री के कई रीजन्स में इमरजेंसी लगी हुई थी। शेंजिंग सिटी में नए सुप्रीम कमांडर मेंग युअनजून ने आधी रात को ही सभी सीनियर ऑफिशियल्स को बुला लिया। यहां तक कि डब्ल्यूओ वैली की रक्षा कर रहे झेन्युआंजी झोंग्यू को भी वापस बुला लिया गया, ताकि शेंजिंग की सुरक्षा और मजबूत की जा सके। क्योंकि हुआशु देश की फर्स्ट सिटी शेंजिंग है, इसे खोया नहीं जा सकता। अर्थ टेम्पल के बाहर शंग दाओवे चुपचाप ग्वैनलोंग युए के बीड कर्टन के बाहर खड़े थे। उनकी आंखें तेज थी और चेहरे पर कड़ा एक्सप्रेशन था, ट्रांसपेरेंट फ्रेमलेस चश्मे के पीछे से। उसी समय मेंग युअनजून एक हाथ से अपनी ठुड्डी पकड़े हुए कुछ सोच रहे थे। उनकी भौहें हल्की सी तनी हुई थी। अब तक भले ही शेंजिंग सिटी पर हमला नहीं हुआ हो, लेकिन बाकी सारे रीजन से मदद की गुहार उनके पास पहुंच चुकी थी। मगर यह तय करना कि मदद भेजे या नहीं एक मुश्किल फैसला था। दुश्मन फॉग वैली की अबिस से आया था, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि वो मिस्टीरियस सिविलाइजेशन कितनी ताकतवर है। अगर जल्दबाजी में मदद भेजी गई तो मैन पावर की कमी, लॉजिस्टिक्स, और अगर भेजा गया कोई इप्सिलॉन लेवल एलियन भी हार जाए तो क्या फायदा? और सबसे बड़ी बात, क्या कोई और अदृश्य खतरा शेंजिंग सिटी पर नजर नहीं रखे हुए है? बहुत सोचने के बाद मेंग युअनजून ने धीरे से सांस छोड़ी और फैसला किया, किसी भी रीजन को मदद नहीं भेजी जाएगी। उन्हें कह दो वो चाहें तो इमरजेंसी रेफ्यूज के लिए जिंजिंग जा सकते हैं, मगर अभी हम कोई सपोर्ट नहीं दे सकते। जिंजिंग के सीनियर ऑफिशियल्स को इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं थी। उनका प्रायोरिटी खुद को बचाना था। अगर बाकी रीजन्स बर्बाद भी हो गए तो बस हुआशु कंट्री को एक जख्म लगेगा, लेकिन अगर जिंजिंग गिर गया तो पूरा देश हिल जाएगा। जियांगनन रीजन। झू झेंग को जब बाकी रीजन से वार्निंग मिली, उन्होंने सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचा और फिर तुरंत झंग यी को मैसेज भेजा। भले ही उन्हें झंग यी से जलन थी और वो उनकी अथॉरिटी में दखल मानते थे, लेकिन इस वक्त की लड़ाई बाहरी दुश्मनों से थी और जियांगनन को बचाना पहली प्रायोरिटी थी। झंग यी ने मैसेज मिलते ही तुरंत बिस्तर छोड़ा। आई नो, ब्लिजर्ड सिटी की रक्षा करना तुम्हारा काम है, ज़हू झेंग बोले, मगर हमें अभी तुम्हारी मदद चाहिए। अगर दुश्मन जियांगनन में घुसा तो सबसे पहले ब्लिजर्ड सिटी पर हमला होगा। बाकी जिलों में भी कैपिटल्स को ही निशाना बनाया गया है। झंग यी को वो अंडरकवर एजेंट रुअन पिंग याद आया जिसे उन्होंने पहले मारा था। उन्हें लगने लगा कि फॉग वैली डब्ल्यूग्यू के एजेंट्स पूरे देश के डिस्ट्रिक्ट्स में घुसे हुए हैं। ये सोच उन्हें डरावनी लगी, मगर अब सोचने का वक्त नहीं था। डोंट वरी, झंग यी ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर वो आए भी तो उन्हें समुंदर पर ही रोकूंगा, ब्लिजर्ड सिटी तक पहुंचने नहीं दूंगा। ज़हू झेंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा था झंग यी बहुत सारी शर्तें रखेंगे, लेकिन उन्होंने बिना झिझक साथ देने का वादा कर दिया। झंग यी, जियांगनन अब तुम्हारे भरोसे है। वेल, लीव इट टू मी। ज़हू झेंग ने कम्युनिकेटर बंद किया और खिड़की के पास खड़े हो गए। शांत रात को देखते हुए उन्होंने सोचा, झंग यी का इरादा अच्छा है, बस हमारे रास्ते अलग हैं। झंग यी ने कहा, ये लोग मुझसे बदला लेने आए हैं। पहले कोलंबियन नेवी, फिर ईस्ट चाइना सी, अब जियांगनन। ये साफ है कि डब्ल्यूग्यू ने अबिस में हमारी एक्सप्लोरेशन का बदला लेने के लिए युद्ध शुरू किया है। उन्होंने अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म और कियानलोंग आर्मोर पहन ली और इंटेलिजेंस सिस्टम को आदेश दिया, तियनहाई सिटी के सारे लोगों को जगाओ, फर्स्ट लेवल अलर्ट ऑन करो। उनकी आंखों में अब 2 साल का इंतजार और गुस्सा था।
फॉग वैली, आखिरकार तुम आ ही गए। अब तुमसे निपटने का वक्त आ गया है। बाकी रीजन्स ने शायद वैनपिंग इंसिडेंट को झंग यी की पर्सनल लड़ाई समझा, लेकिन झंग यी जानता था कि वो सब केवल शुरुआत थी। तियानहाई सिटी में सब लोग उसी वक्त जाग गए। लगातार ड्रिल्स ने यह सुनिश्चित किया था कि अलर्ट मिलते ही सब इंस्टिंक्ट से काम करने लगे। तीनों मेजर बेसेस तुरंत लॉक कर दिए गए। ऑर्डिनरी लोग और लो लेवल एलियंस छिपने लगे। ये वो लोग थे जिन्हें सुरक्षित रखना जरूरी था। सब लोग अंडरग्राउंड शेल्टर्स में उतर गए, जो खास तौर पर एज क्लास अटैक से बचने के लिए बनाए गए थे। फ्रंटलाइन पर कॉम्बैट ट्रूप्स भी पूरी तरह से तैयार थे। ब्लैक ओशन के ऊपर सिल्वर आर्मोर अपनी कॉम्बैट टीम को लेकर तेजी से तियानहा सिटी की ओर बढ़ रहा था। उनके पास एडवांस्ड वेपन्स थे जो ह्यूमन रडार को चकमा दे सकते थे, और वो नाइट की आड़ में शहर में चुपके से घुसकर मास किलिंग शुरू करने वाले थे। सिल्वर आर्मोर के हेलमेट पर तियानहाई सिटी का 3D मैप था। टारगेट, वो इंसान जिसने स्काउट किंगी को मारा था, उसे जिंदा पकड़ने का आदेश था। सिल्वर आर्मोर ने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन समुंदर के ऊपर उड़ते हुए उसकी नजर नीचे गई। वहां एक पुरानी सी फिशिंग बोट तैर रही थी। वो बोट बिल्कुल सामान्य लगी, न कोई लाइफ सिग्नल, न कुछ। सिल्वर आर्मोर ने उसे इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गया, मगर उसे नहीं पता था उस बोट पर एक छोटा रेड ग्लोइंग कैमरा था जो उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था। कई बार सबसे सिंपल चीजें ही सबसे घातक साबित होती है। तियानहाई सिटी से 300 मील तक के सी एरिया में सैकड़ों ऐसी छोटी फिशिंग बोट्स या एंकर्स लगे हुए थे जो पूरे सी एरिया को एक सर्वेलेंस ब्लॉकेड में बदल देते थे। चैप्टर 1608 सिट डिफेंस स्नाइपर। झंग यी और टाइन लोंग वैंग की लड़ाई के बाद झंग यी को एक चीज का एहसास हुआ कि एलियंस के खिलाफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बहुत सीमाएं हैं। वो ना प्लेन्स में आते हैं, ना शिप्स में, इसलिए रडार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सैटेलाइट्स भी इतने बड़े ओशन में किसी छोटे फिगर को ट्रैक नहीं कर सकते। इसीलिए पुराने जमाने के सिंपल गैजेट्स जैसे कैमरास आज के दौर में भी सबसे ज्यादा यूजफुल है। झंग यी ने अपने इंटेलिजेंस सिस्टम की हेल्प से ऐसा सिस्टम तैयार किया जो जैसे ही कोई सस्पिशियस टारगेट दिखे तुरंत अलार्म भेज देता है। आज की रात झंग यी को झुझेंग ने पहले ही नोटिफाई कर दिया था कि दुश्मन ईस्ट चाइना सी रीजन में पहले हमला कर चुका है। इससे झंग यी को तैयारी का थोड़ा वक्त मिल गया। उसने घर के सभी लोगों को जगाया और प्रीडिटरमाइंड प्लान के मुताबिक सभी को पोजीशंस पर भेज दिया। फिर वो अकेले शेल्टर की छत पर चढ़ गया। अब तक उस शेल्टर का रूप पूरी तरह बदल चुका था। उस शेल्टर को केंद्र मानकर ल्यू कैरन ने वहां एक गोल स्फेरिकल फोर्ट्रेस बना दी थी। बैरियर स्टोन और मेटल से बने इस नए डिफेंस लेयर को तोड़ना आसान नहीं था। यहां तक कि इप्सिलॉन लेवल एलियंस को भी इसे तोड़ने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती। फोर्ट्रेस के अंदर कई लेयर्ड डिफेंस सिस्टम्स थे। हर एक इंट्रूडर को इसका स्वाद मिलना तय था। झंग यी फोर्ट्रेस की छत पर पहुंचा, जो करीब 50 मीटर ऊंची थी। रात में हवा तेज चल रही थी। वो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट से ल्यू कैरन से कनेक्ट हुआ। दुश्मन टियाने सिटी के 300 माइल के सी एरिया में घुस चुका है। प्रिपेयर टू अटैक। रिसीव्ड भाई। स्टार्ट द सिटी डिफेंस स्नाइपर। ल्यू कैरन ने कंट्रोल रूम में काम शुरू किया। कुछ ही पलों में झंग यी के सामने प्लेटफॉर्म पर एक स्क्वेयर होल खुला और उसमें से एक भयानक मैकेनिकल कैनन ऊपर उठने लगा। ये कैनन करीब 10 मीटर लंबा था और देखने में एक स्नाइपर राइफल की तरह लग रहा था। ये एक सुपर सिटी डिफेंस स्नाइपर था, लगभग 15 मीटर लंबा और झंग यी से 10 गुना बड़ा। इसका लोअर हफ पूरी तरह से फोर्ट्रेस से जुड़ा था और इसका ट्रिगर इतना बड़ा था कि झंग यी की हथेली से भी बड़ा लग रहा था। इसमें कोई मैगजीन नहीं था। नीचे एक विशाल युआंशु एनर्जी वेयरहाउस लगा था। झंग यी अक्सर एक सवाल सोचता था। मेरी एबिलिटी प्रिसिशन शूटिंग है, जो स्पेस बेस्ड है, जिसमें एमिंग की जरूरत नहीं होती, मगर वो आमतौर पर सिर्फ पिस्टॉल्स या स्नाइपर राइफल्स यूज करता था।
जिनकी रेंज लिमिटेड होती है, ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर्स। अगर इससे भी ज्यादा पावरफुल वेपन हो तो? इसीलिए उसने ल्यू कैरन से कहा कि उसे और शक्तिशाली बुलेट्स और वेपन्स चाहिए। मगर इंडिविजुअल कॉम्बैट वेपन साइज और वेट से लिमिटेड होते हैं, इसलिए उन्होंने ये फिक्स्ड सिटी डिफेंस वेपन डिजाइन किया, जिसमें युआंशु एनर्जी का इस्तेमाल होता है, सैटेलाइट से अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस पोजिशनिंग होती है, और झंग यी की स्पेशल एबिलिटी का यूसेज किया जा सकता है। झंग यी ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर स्कोप में देखा और अपना दाया हाथ ट्रिगर पर रखा। इस वक्त डब्ल्यूयू ट्रूप्स कोस्टलाइन से सिर्फ 200 मील दूर थे। झंग यी ने पहले ही हर तरफ सेंट्रीज लगाए थे, जो उनके पोजीशंस ट्रेस कर चुके थे। स्काईनेट सिस्टम की सिंप्लीफाइड वर्जन ने उनके लोकेशन को कंफर्म किया, और फिर जियांगनन रीजन्स नेबुला सैटेलाइट से एग्जैक्ट टारगेटिंग पॉसिबल हुआ। अब झंग यी अपनी सिटी डिफेंस स्नाइपर से दुश्मन को पूरी तरह लॉक कर चुका था। 200 मील दूर से एनिमी को एक शॉट में किल कर सकता हूं। यह पहली बार है, चलो देखते हैं। उसने गहरी सांस ली और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की। उसकी नजर में दुश्मन धीरे धीरे बड़ा होता गया। सिल्वर आर्मोर पहने एक ह्यूमैनॉइड जनरल सबसे आगे था। उसके पीछे ब्लैक और व्हाइट आर्मोर पहने 2 असिस्टेंट्स थे। उनके पीछे सैकड़ों साइन आर्मोर वाले सोल्जर्स थे। ब्लिजर्ड सिटी से मिली जानकारी के अनुसार फॉग वैली की ये मिस्टीरियस सिविलाइजेशन एक स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलो करती है। सिल्वर आर्मोर जनरल होता है, जिसका पावर लेवल ब्लैक चैरियट से ऊपर होता है। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर्स एलिट क्लास के होते हैं। ब्लू आर्मोर सोल्जर्स कैप्टन लेवल के होते हैं, जिनकी पावर इंडेक्स 9000 से ज्यादा होती है। कुछ तो इप्सिलॉन लेवल के करीब ही होते हैं। अगर ये लोग हुआशु कंट्री पर हमला ना करते तो दुनिया के कई मिड साइज्ड देशों को अकेले ही मिटा सकते थे। झंग यी ने पहले ही तैयारी कर रखी थी, वरना एकदम से अटैक होता तो टियानहे सिटी के लिए ये एक डिजास्टर बन जाता। मगर आज उनका सामना है दुनिया के सबसे स्टेडी आदमी से। झंग यी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसकी बाईं आंख में टाइम पावर एक्टिवेट हुई, जिसने सिर्फ 2 सेकंड्स में पूरे एनिमी आर्मी की ट्रेजेक्टरी लॉक कर दी। दाई आंख की स्पेस पावर ने वॉइड से डार्क पावर खींची, जिससे उसकी पीठ के पीछे एक विशाल काला वॉटेक्स बन गया। वो स्टिकी डार्क एनर्जी उसकी आर्म के जरिए सीधे स्नाइपर के एनर्जी वेयरहाउस में भरने लगी। चार्जिंग कंप्लीट, रेडी टू फायर। झंग यी ने बिना एक पल गवाए ट्रिगर दबा दिया। मगर उसका पहला टारगेट सिल्वर आर्मोर जनरल नहीं था। उसने निशाना लगाया एक ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर पर। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल एलियंस से लड़ने की ताकत तो झंग यी के पास थी, मगर वही ताकत बाकी लोगों के पास नहीं थी। और ये ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर्स, कैप्टन लेवल एलियंस, सबसे बड़ा खतरा थे टियानहे सिटी के लिए। इसलिए झंग यी ने पहले उसी खतरे को एलिमिनेट करने की स्ट्रैटेजी अपनाई। सिटी डिफेंस स्नाइपर से एक भीषण धमाके की आवाज हुई और एक काली रेखा हवा में बिजली की तरह दौड़ पड़ी। वो रेखा बहुत पतली थी, जैसे किसी रेजर शार्प स्टील वायर की तरह। इसका मतलब था कि एनर्जी पूरी तरह कॉन्डेंस थी, यानी हाईएस्ट लिथैलिटी। ये बीम हवा चीरती हुई सीधी 200 मील दूर समुद्र की ओर बढ़ी और सीधा दुश्मनों के बीच पहुंची। यिन जिया हाई स्पीड से उड़ रहा था। अचानक उसे एक जबरदस्त फोर्स आती हुई महसूस हुई। उसने खुद ब खुद स्पीड कम कर दी, क्योंकि उसकी आंखों में एक काली रेखा दिखी। उसने तुरंत अपनी हथेली में व्हाइट लाइटनिंग कॉन्डेंस की और ब्लॉक करने को तैयार हो गया। मगर उस बीम ने उसे नहीं, बल्कि उसके पास कुछ 100 मीटर दूर उड़ रहे ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर को टारगेट किया। चैप्टर 1609 वन स्नाइपर। जब ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर को खतरे का एहसास हुआ, तो वो उतनी तेजी से रिएक्ट नहीं कर पाया जैसे सिल्वर आर्मोर ने किया था। किसने सोचा होगा कि आधी रात के घने अंधेरे में इतनी छोटी यूनिट पर कोई हमला होगा, और वो भी 200 मील दूर से। मगर वो ब्लैक लाइट जैसे मौत का काला हंसिया हो। जैसे ही वो उसके सामने आई, उसे मौत की सिहरन महसूस हुई। कमांडर ने
इंस्टिंक्टिवली अपनी बाहें सामने की और एक ट्विस्टेड सी स्पेस एनर्जी उसके चारों ओर उभरने लगी। लेकिन अगले ही पल पाफ, उसे अपनी पावर्स इस्तेमाल करने का भी वक्त नहीं मिला। उसकी सारी बॉडी डिफेंसेस कागज की तरह फट गई और उसका शरीर सीधा सिटी डिफेंस स्नाइपर की एक शॉट से चीर दिया गया। वो काली रेखा उसके शरीर से आर पार निकल गई और उसके चेस्ट में 50 से 60 सेंटीमीटर का भयानक छेद बन गया। उसकी सारी इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह तबाह हो गई और उसके पीछे उड़ रहे 5 ब्लू आर्मर सोल्जर्स भी उसी शॉट की रेसिडुअल पावर से मारे गए। एक ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर जिसकी एबिलिटी इंडेक्स 15,000 पॉइंट्स थी, उसे झंग यी ने सीधे एक शॉट में खत्म कर दिया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि यिन जिया और बाकी वगारिन जो पूरी कॉन्फिडेंट होकर आए थे, वो सब हक्के बक्के रह गए। झंग यी ने जैसे ही पहला शॉट सक्सेस किया, उसने तुरंत दूसरा शॉट के लिए स्नाइपर को रिचार्ज करना शुरू कर दिया। ये सुपर लार्ज सिटी डिफेंस वेपन थोड़ा स्लो चार्ज करता है और हर 2 शॉट्स के बीच कम से कम 5 सेकंड्स का गैप होता है और ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। अगर कंटिन्यूअसली फायर किया जाए तो ये मेटल से बना बैरल भी इतनी ताकत से नहीं पाएगा और डिफॉर्म हो जाएगा। मगर झंग यी को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वेपन्स फिर से बनाए जा सकते हैं। झंग यी के लिए असली मायने रखता था दुश्मनों को सबसे इफेक्टिव तरीके से खत्म करना। बाकी सब कुछ जान छोड़कर कुर्बान किया जा सकता है। कमांडर की बॉडी सीधे आसमान से समंदर में गिर पड़ी। 2 ब्लू आर्मोर्ड सोल्जर्स तुरंत उड़कर उसका शरीर पकड़ने आए। उन्होंने जब उसके चेस्ट में बना वो विशाल छेद देखा तो उन्हें समझ आ गया, अब बचाने का कोई रास्ता नहीं है। यिन जिया की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। अभी तो वो एनिमी टेरिटरी में प्रॉपर्ली पहुंचा भी नहीं था और एक कैपेबल डिप्टी जनरल को पहले ही खो चुका था। ये देखकर वो बेहद गुस्से में आ गया। उसे मालूम था कि दूर से हमला करने से ह्यूमंस को प्रिपेयर करने का टाइम मिल सकता है। इस मिशन का मकसद बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए उसने 2 वाइट चैरियट लेवल लेफ्टिनेंट्स साथ लाए थे। मगर उसने सोचा नहीं था कि अभी कोस्ट भी नहीं पहुंचा और उसका एक लेफ्टिनेंट ऑलरेडी मारा जा चुका होगा। क्या यही वो है जिसने मेरे स्काउट्स को मारा था? यिन जिया के दिमाग में तेज कैलकुलेशंस शुरू हो गए और फिर उसने एक रणनीति बनाई। सब लोग फैल जाओ और ह्यूमन सिटी पर तुरंत हमला करो। एक्सियन फू, तुम मेरे साथ रहो। एक्सियन फू अब उसका अकेला बचा हुआ लेफ्टिनेंट था। चूंकि दुश्मन के पास पावरफुल लॉन्ग रेंज अटैक वेपन है, इसलिए यिन जिया ऑर्डिनरी सोल्जर्स को बेट की तरह इस्तेमाल करना चाहता था ताकि एनिमी फायर उसी पर डाइवर्ट हो जाए और एक्सियन फू उसके साथ रहेगा ताकि मेन कॉम्बैट फोर्स बची रहे। जैसे ही हम जमीन पर उतरे, यिन जिया की आंखों में खून खराबा झलक रहा था। इस शहर के हर जिंदा इंसान को मार डालो। एक इंसान ने मेरे कीमती लेफ्टिनेंट को मारा है, अब मैं इस सिटी को ही बर्बाद करूंगा। सैकड़ों ब्लू आर्मोर्ड वॉरियर्स हवा में बिखर गए और तेजी से तियनई ओर बढ़ने लगे। एक्सियन फू थोड़ा पीछे हटकर यिन जिया के साथ उड़ रहा था। वे दोनों अब मैक्सिमम स्पीड में आगे बढ़ रहे थे, जैसे सब कुछ तबाह करने निकले हों। लेकिन झंग यी पूरी तरह शांत था। अब ये जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। या तो वो जीतेगा या फिर टियाने सिटी और पूरा जियांगनन रीजन तबाह हो जाएगा। उसने एक व्हाइट चैरियट लेवल कमांडर को एक शॉट में मार गिराया और ये तो उसके एक्सपेक्टेशंस में ही था। अगर वो ये भी न कर पाए तो उसकी करंट स्ट्रेंथ एक मजाक होती। लेकिन वो जानता था दूसरे कमांडर को मारना इतना आसान नहीं होगा, तो उसने अपनी स्नाइपर का नेक्स्ट टारगेट बनाया यिन जिया को। तियनहाई सिटी पहुंचने से पहले दुश्मन की शक्ति को जितना हो सके खत्म कर दो, क्योंकि इतिहास में हमेशा सीज करने वालों के मुकाबले डिफेंडर्स को जियोग्राफिकल एडवांटेज मिला है। यिन जिया के पहुंचने से पहले झंग यी को लगातार हमला करने का मौका था। 10 सेकंड्स के अंदर स्नाइपर की दूसरी गोली चार्ज हो चुकी थी।
ट्रेसिंग ऑफ ऑल थिंग्स ने यिन जिया की फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री को लॉक किया और झंग यी ने सीधे गोली चला दी। एक बार फिर ब्लैक लाइट ने स्पेस चीरते हुए सीधा यिन जिया के चेस्ट की ओर हमला किया। इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वो यिन जिया के सामने आ पहुंची। यिन जिया की पहली इंस्टिंक्ट थी डॉज, मगर वो ऑलरेडी हाई स्पीड पर उड़ रहा था और जब उसने मूवमेंट बदलने की कोशिश की तो उसे लगा कि उसका मूव ऑलरेडी प्रिडिक्टेड था, इसलिए उसने डॉज करना छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो बचता तो पीछे उड़ते ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर्स मारे जा सकते थे। उसने अपना दाया हाथ आगे बढ़ाया, हवा में मुट्ठी बांधी और एक पावरफुल लाइटनिंग बॉल उसकी हथेली में उभर आया। ब्लेजिंग व्हाइट इलेक्ट्रिक लाइट एक अनस्टेबल मगर डरावनी ताकत के साथ उसके हाथ में चमक उठा। झंग यी की अप्रोचिंग ब्लैक लाइट को देख यिन जिया ने बिना हिचकिचाए उसे सीधे एक घूंसा मारा। बूम! समंदर के ऊपर आसमान गूंज उठा, जैसे किसी भारी थंडर ने आकाश को फाड़ दिया हो। लाइटनिंग की तेज बिजली उसके हाथ से निकली और नीचे का समंदर इस एनर्जी को झेल नहीं सका। समुद्र की लहरें 100 मीटर तक उछल पड़ी। ब्लैक लाइट और वो टेरिफाइंग करंट आमने सामने भिड़े और यिन जिया के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसे लगा जैसे उसका पंच किसी मेटल की पहाड़ी से टकराया हो। उसे इतना जोर का दबाव महसूस हुआ कि उसकी मुट्ठी की हड्डियां क्रीक करने लगी। बूम! दोनों शक्तियां आपस में टकराईं और यिन जिया को सीधे पीछे उड़ा दिया। वॉव! वो समुद्र की सतह से टकराया और हजारों मीटर तक फिसलते हुए विशाल लहरें उठीं। काफी दूरी तक घिसटने के बाद वो किसी तरह रुका और फिर से आसमान में उड़ने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी दाई मुट्ठी को देखा। उसकी हथेली पर चढ़ा सिल्वर आर्मोर अब टूट चुका था और उसकी मुट्ठी से खून बह रहा था। इसमें ताकत तो है, लगता है इंटेलिजेंस गलत थी। दुश्मन सिर्फ लॉन्ग रेंज अटैक वाला नहीं है और ये पाव लगातार नहीं चलती। हर बार अटैक के बीच थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर मैं अगला अटैक रोक लूं और उसकी बॉडी के पास पहुंच जाऊं तो गेम मेरे हाथ में होगा। यिन जिया ने अपने घायल हाथ को कसकर बंद किया और तियनहाई सिटी के कोस्टलाइन की तरफ ठंडी नजरों से देखा। चैप्टर 1610 इंसाइटिंग थंडर। यिन जिया ने सीधे सीधे झंग यी द्वारा चलाए गए सिटी डिफेंस स्नाइपर के अटैक को झेला। भले ही वो पीछे धकेला गया और घायल हुआ, मगर उसकी चोटें गंभीर नहीं थी। वो अब भी तेज रफ्तार में उड़ता हुआ ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर्स के साथ तियनहाई की ओर बढ़ रहा था। यिन जिया ने अंदाजा लगाया था कि चूंकि सामने वाला एक ऐसा एलियन है जिसे अल्ट्रा लॉन्ग रेंज अटैक आता है, तो उसका क्लोज कॉम्बैट कमजोर होगा। उसे बस तियनहाई सिटी में लैंड करना है। उसके बाद वो पूरी तरह अपनी डोमेन में होगा। किसी हद तक उसका अनुमान सही भी था। झंग यी कोई क्लोज रेंज फाइटर नहीं था, लेकिन यिन जिया ये नहीं जानता था कि लॉन्ग रेंज अटैक्स सिर्फ झंग यी का शौक है। उसकी असली स्पेशलिटी है डिफेंसिव काउंटर अटैक, और उसने पिछले कई साल इसी दिन के लिए तियनहाई सिटी का फोर्ट्रेस तैयार करने में लगाए थे। झंग यी को सैटेलाइट के जरिए साफ दिखाई दे रहा था कि ब्लू आर्मोर वॉरियर्स चारों दिशाओं से तियनहाई सिटी पर हमला कर रहे हैं। उसने सिर्फ 0.1 सेकंड सोचा और फिर तय किया कि इन पर सिटी डिफेंस स्नाइपर की गोली बर्बाद नहीं करेगा। इस लेवल के फाइटर्स उसके कीमती बुलेट्स के लायक नहीं थे। हुआ, लियांग्यू, तुम जाओ। झंग यी ने कॉम्बैट ऑर्डर दिया। बाकी इलाकों को छोड़ दो, सिर्फ फोर्ट्रेस के आसपास के दुश्मनों को साफ करो। बाकी जो सबसे बड़ा खतरा है वो मेरे लिए छोड़ दो। इस वक्त फोर्ट्रेस के अंदर कई लोग थे, बेली चोंगकिंग, WD और फुयंग आर्मी के सारे 29 मेंबर्स, मगर झंग यी उन्हें लड़ाई में शामिल नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि इनकी ताकत इस वक्त बहुत कम है। लड़ाई में भाग लेना तो छोड़ो, इन्हें एक ऑन एक फाइट करना भी मुश्किल होगा। अंकल वायु,
ल्यू कैरन के मच सपोर्ट के साथ काफी ताकतवर है और ब्लू आर्मोर वॉरियर से लड़ सकता है, मगर दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो बैटलफील्ड पर उसका जाना भी एक हाई रिस्क होगा। फैटी सू के लिए भी यही बात लागू होती है। वो अभी इस हाई लेवल युद्ध के लिए रेडी नहीं है। लाइंग वायु ने ऑलरेडी कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहन लिया था, पूरी ब्लैक आर्मोर में लिपटी। उसकी फिगर एक चपल तेंदुए जैसी लग रही थी। शरीर थोड़ा पतला जरूर था, मगर उसके अंदर की एक्सप्लोसिव पावर पर कोई शक नहीं था। उसके बाएं हाथ में थी टैंक स्वॉर्ड ड्रैगन रोर, जिसे ल्यू कैरन ने स्पेशली मॉडिफाई किया था, और उसके कंधे पर सोता हुआ बैठा था एक ब्लैक टैबी कैट, हुआ मगर हुआ की आंखें एक पट्टी जितनी खुली हुई थी, जिसमें जंगली जानवर जैसी किलर इंस्टिंक्ट झलक रही थी। इंसान और बिल्ला दोनों फोर्ट्रेस के आउटर एज तक पहुंचे। अभी हमला नहीं किया, बस तैयार खड़े थे, झंग यी के अगले आदेश का इंतजार करते हुए। झंग यी ने और कुछ नहीं किया, बस तीसरी बार सिटी डिफेंस स्नाइपर को चार्ज होने दिया। यिन जिया की फ्लाइंग स्पीड को देखकर वो जानता था, इस तीसरी गोली के बाद उसे दोबारा हमला करने का मौका शायद न मिले। मगर कोई बात नहीं, सिटी डिफेंस स्नाइपर ने अपनी स्ट्रैटेजिक वैल्यू पहले ही साबित कर दी थी। अब यिन जिया बहुत करीब आ चुका था, सिर्फ 50 मील दूर। झंग यी ने तीसरी बार स्नाइपर का ट्रिगर दबा दिया। ब्लैक लाइट पूरे तियनहाई सिटी को पार करते हुए सीधा यिन जिया की ओर चला गया। इस बार भी वो इतना तेज था कि डॉज करना नामुमकिन था। यिन जिया ने वही किया जो पहले किया था, सीधे थंड से ब्लैक लाइट की ताकत को तोड़ने की कोशिश। समंदर गरज उठा, लहरें आसमान तक उठीं, आसमान में बिजली चमक उठी और पूरी तियनहाई सिटी रोशनी में नहा गई। मगर वहां बस मौत की खामोशी थी। सिल्वर आर्मोर फिर से हजारों मीटर पीछे उड़ा दिया गया। इस बार उसका बायां हाथ भी खून से लथपथ हो गया, मगर उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि इस हमले के बाद वो आखिरकार तियनहाई सिटी में लैंड कर गया था। किंग जियाओ वॉरियर्स पहले ही बैटलफील्ड में उतर चुके थे। उन्हें झंग यी के अटैक की चिंता नहीं थी, इसलिए उनकी स्पीड ज्यादा थी। जैसे ही वे सिटी में उतरे, उन्होंने दीवानेपन से हर जिंदा चीज की तलाश शुरू कर दी। झंग यी ने जब उनका एक ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर पहले ही मार गिराया, तो वो सब बौखला चुके थे। अब उन्हें बस इस इंसल्ट को खून से धोना था। मगर जब उन्होंने सिटी के अंदर कदम रखा, तो वो हैरान रह गए। सिटी बिल्कुल डेड लग रही थी। उन्हें लगा था कि जैसे और जगहों पर लड़ाई हुई, वैसे ही यहां भी बहुत सारे ह्यूमन फाइटर्स होंगे। मगर जो अटैक वो प्लान कर रहे थे, वो जैसे रुई पर मुक्का मारने जैसा था। तियनहाई सिटी पहले से ही कम आबादी वाला इलाका था। अब कुछ बाहरी लोग जुड़कर भी सिर्फ 80,000 की आबादी तक पहुंचा था, और झंग यी तो पहले से तैयार था। इस वक्त वो सब 200 मीटर गहराई वाले शेल्टर में छुपे हुए थे। दुश्मन को इस तरह की तैयारी की उम्मीद ही नहीं थी, मगर जल्दी ही उन्हें कुछ दिखा। इस बर्फीली सुनसान धरती में एक जगह बहुत अलग दिख रही थी। वो थी जिशन डिस्ट्रिक्ट के लुजियांग रिवर के किनारे पर खड़ी एक विशाल हेमिस्फेरिकल फोर्ट्रेस। क्या वही ह्यूमंस का मेन बेस है? उसे पकड़ो और अंदर के सारे जिंदा इंसानों को मार डालो। बस इतनी बात के बाद किंग जियाओ वॉरियर्स का कंसेंसस हो गया और वो सब शेल्टर के फोर्ट्रेस की ओर बढ़ गए। उसी वक्त यिन जिया भी तियनहाई सिटी पहुंच गया। उसने जमीन पर अपने पैर जमाए। उसके हाथों से खून टपक रहा था, मगर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने ऊपर देखा, जहां दूर झंग यी मौजूद था, जिसने उस पर हमला किया था। अब इस दूरी से तुम दोबारा मुझ पर हमला नहीं कर सकते। अब बारी मेरी है। सारे ह्यूमंस को खत्म कर दूंगा। इतना कहते ही यिन जिया ने अपने पैरों से जोर लगाया और फोर्ट्रेस की डायरेक्शन में ऊपर उड़ गया। वो हजारों मीटर ऊपर गया और ऊपर और ऊपर। बूम! आसमान में अचानक भारी बादल इकट्ठा होने लगे।
उसने एक हाथ आसमान की ओर उठाया और उसकी उंगलियों से व्हाइट लाइटनिंग चमक उठी। झंग यी ने स्नाइपर नीचे रख दिया और ल्यू कैरन से कहा, इसे अंदर रख दो। ल्यू कैरन ने कंट्रोल रूम में स्नाइपर को वापस फोर्ट्रेस में समेट लिया। झंग यी ने अपनी आंखें मिचमिचाई और ऊपर आसमान में उस सिल्वर आर्मोर वाले को देखा। फिर उसने धीरे धीरे अपना दाया हाथ उठाया। संसार की हर वस्तु, 3000 लोग, हर बदलाव का जवाब एक जैसे दृष्टिकोण से। यही मेरी लड़ाई की राह है। तुम जो भी हमला करोगे, पहले तुम्हें उन 2 वर्ल्ड्स के बीच की स्पेस बैरियर पार करनी होगी। अगले ही पल 3000 विशाल डायमेंशनल गेट्स आकाश में खुल गए, पूरे क्षेत्र को ढकते हुए। ऊपर आसमान में यिनजिया हजारों मीटर की ऊंचाई पर हवा में झूल रहा था। चारों तरफ काले बादल, जैसे पहाड़ हों। उसकी उंगलियों में सिल्वर आर्क्स चमक रहे थे और मानो उसकी पुकार पर बादलों में बिजली सिल्वर स्नेक्स की तरह घूम रही थी। यिनजिया ने दोनों हाथ ऊपर उठा रखे थे। ट्रिगर द थंडर्स। कड़ाक, आसमान गूंज उठा और हर दिशा से बिजली की नदियां उसकी ओर दौड़ पड़ी, जैसे मोटे सिल्वनाग। ये थी स्वर्ग की सबसे शुद्ध ताकत, जिसमें डरावनी, विस्फोटक ऊर्जा भरी थी। वो शक्ति जिसे देखकर हर जीव अपने आप झुक जाता है। चैप्टर 1611 डिफेंस ऑफ तियानहाई सिटी। आसमान से गरजती हुई बिजली सीधी यिनजिया की ओर लपकी, मानो उसे निगल जाना चाहती हो। मगर वो सारी ताकत आखिरकार उसके हाथों में समा गई और एक चमचमाती सिल्वर व्हाइट अस्थिर लाइटनिंग बॉल में बदल गई। पूरे तियानहाई सिटी के ऊपर सिल्वर लाइट फैली, जिसने जमीन को एकदम रोशन कर दिया। लोग अनजाने में ऊपर देखने लगे, इस अद्भुत और चकाचौंध कर देने वाले नजारे को देख रहे थे। मगर लाइंग वायु और हुआ ने बस एक पल ऊपर देखा और फिर तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई। चारों दिशाओं से ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर्स की अगुवाई में सैकड़ों कैप्टन लेवल ब्लू आर्मोर्ड वॉरियर्स फोर्ट्रेस की ओर ऐसे बढ़ रहे थे जैसे शिकार पर निकला भेड़ियों का झुंड। लाइंग वायु ने अंगूठा चलाकर ड्रैगन रोर का चमचमाता ब्लेड बाहर निकाला। तलवार की नोक से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकली। हुआ चलो, वो धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली और फिर लहराती हुई तलवार लेकर आगे बढ़ी। सामने से आ रहे दर्जन भर ब्लू आर्मोर्ड वॉरियर्स को देखकर उसकी आंखें एकदम ठंडी और मशीन जैसी शांत थी। उसने 3 वार किए, एक क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर और एक तिरछा। कोई भी फैंसी मूव नहीं था, सिर्फ शुद्ध और घातक स्वॉर्ड टेक्निक। तीनों ब्लू स्वॉर्ड लाइट्स जैसे हवा को चीरते हुए सीधा दुश्मनों पर टूट पड़े। इतनी तेज तलवार, इतना साफ ची, क्योंकि लाइंग वायु अब इप्सिलॉन की दहलीज पर खड़ी थी। उसे अब मार्शल आर्ट्स की उस दुनिया का अनुभव हो रहा था जहां ची शरीर से बाहर निकलता है। झंग यी ने एक बार कहा था कि लाइंग वायु उनके ग्रुप की सबसे प्योर मार्शल आर्ट्स लड़ने वाली है और उसकी फाइटिंग टैलेंट सबसे ऊंची है। इस समय उसने जो ताकत दिखाई वो जिंगडाओ सेउल लॉस्ट के स्तर की थी। सिर्फ 3 वारों में 3 ग्रीन आर्मोर्ड वॉरियर्स के शरीर और उनकी हाईटेक आर्मोर दोनों टुकड़े टुकड़े हो गए। लाइंग वायु ने गुस्से से दहाड़ मारी, दोनों हाथों से तलवार कस के पकड़ी और बिना किसी डर के सीधे सैकड़ों दुश्मनों की तरफ दौड़ पड़ी। दूसरी ओर हुआ की असली चोंगची पॉस्चर भी बाहर आ चुकी थी। वो काले रंग में ढकी हुई थी, पीठ पर पंख थे और माथे पर ब्लैक रैकून किंग पैटर्न चमक रहा था। वो सीधे ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर के सामने खड़ी हो गई और भयंकर गुर्राहट भरी आवाज निकाली, जैसे कोई असली वाइल्ड बीस्ट। कमांडर का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने गर्दन घुमाई और कहा, कौन नहीं है यहां बीस्ट? उसके पैरों से काली स्मोक लाइक एनर्जी उठी। फिर उसका आर्मोर फट गया और उसका शरीर अचानक बढ़ने लगा। चंद पलों में वो 100 मीटर लंबा ब्लैक आर्मोर्ड गॉडजिला जैसे भयानक दिखने वाला मॉन्स्टर बन चुका था। उसके पूरे शरीर पर स्पाइक्स थे। हुआ जो बस कुछ मीटर की थी,
उसके सामने बिल्ली के बच्चे जैसी लग रही थी। उस राक्षस ने ऊंचाई से हुआ हुआ को घूरते हुए गुस्से से दहाड़ लगाई। उसकी आवाज की लहरों ने हुआ हुआ के फर को स्टील की सुइयों जैसा खड़ा कर दिया। लेकिन यही हुआ हुआ के अंदर का गुस्सा भी जगा गया। उसने जोर से गुर्राई और जायंट बीस्ट पर सीधा हमला कर दिया। तियनहाई सिटी में इस समय 3 बड़े बैटलफील्ड एक साथ चल रहे थे। आसमान में यिन जिया के हाथों की बिजली अब एक विशाल गोले में बदल चुकी थी, जिसका आकार 10 मीटर से भी ज्यादा था। उसके चारों ओर की हवा तक मुड़ने लगी थी। झंग यी की पहले की गोली से यिन जिया की हथेली अभी भी लहूलुहान थी। उसकी हड्डियां तक उस शक्ति से दबाव में आ रही थी। ऊपर से देखते हुए उसे नीचे का स्फेरिकल फोर्ट्रेस बहुत छोटा लग रहा था, मगर वो साफ झंग यी की पोजीशन को पहचान चुका था। थोर, डिवार माय एनिमीज कहकर यिन जिया ने उस लाइटनिंग बॉल को सीधा नीचे फेंक दिया, झंग यी की ओर। बिजली ने जैसे पूरा आसमान फाड़ दिया और धरती की ओर चीखते हुए आई। पूरी तियनहाई सिटी बिजली की चमक से भर गई। यहां तक कि झंग यी को भी इस बार ऊपर से आने वाला दबाव महसूस हुआ। क्या यही है स्वर्ग का प्रकोप? झंग यी के मन में एदो का वो दृश्य आया जहां आकाश से गिरती बिजली ने सब कुछ झुलसा दिया था। मगर इस बार यिन जिया का हमला उसके मुकाबले बच्चों का खेल लग रहा था। उसने अपना दाया हाथ उठाया और उस प्रहार को महसूस किया। बिजली की वो गोला सीधा डायमेंशन गेट पर गिरा। जैसे पत्थर पानी में गिरता है, वैसे ही वो बिजली गेट को टकराई। यिन जिया की नजरें वही थी। उसे पूरा भरोसा था कि ये हमला झंग यी झेल नहीं पाएगा। उसके हिसाब से झंग यी का एबिलिटी इंडेक्स लगभग 22,000 था, जबकि उसका खुद का 26,000। उसे लगा यही फर्क काफी है उसे खत्म करने के लिए। मगर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। लाइटनिंग स्लेयर ने गेट को जरूर हिलाया, मगर तोड़ा नहीं। धीरे धीरे वो उसमें समा गया और आखिरी चमक तक गेट की विशाल शील्ड वॉल पूरी तरह इंटैक्ट रही। झंग यी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वैंग शोरिन का शिनशुआ मिलने के बाद मेरी सुपर पावर्स की समझ गहरी हो गई है। अब मैं इविल बॉय और गॉड ऑफ द नेस्ट की ओरिजिन पावर्स एब्जॉर्ब कर चुका हूं। मेरा इंडेक्स अब 25,000 के करीब पहुंच चुका है। प्लीज सब्सक्राइब बस द ब्रेव मंगा चैनल। चैप्टर 1600 बी प्रिपेयर्ड। डायमेंशनल गेट ने सिल्वर आर्मोर की पूरी थंडर अटैक को निगल लिया। यह सीन देखकर जो सिल्वर आर्मोर अभी तक पूरी तरह कॉन्फिडेंट था, उसका मानसिक संतुलन एकदम टूट गया। क्या? कैसे? ये कैसे हो सकता है? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी इतनी पावरफुल अटैक ने सामने वाले को जरा भी डैमेज नहीं पहुंचाया। वो तो सोच रहा था कि इस ब्लॉकेड को सीधे तोड़कर जोंग यी को छोड़ बाकी सबको खत्म कर देगा। लेकिन जो कुछ हुआ वो उसकी समझ के बिल्कुल परे था। उनकी स्पीशीज जब इस दुनिया में आई थी तो उन्हें ह्यूमन अटैक्स पर भारी रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा था और वो लंबी लड़ाइयां नहीं लड़ सकते थे। लेकिन अब तो उसे खुद जोंग यी को हराना मुश्किल लग रहा था। अगर उसकी एबिलिटी भी झंग यी की डिफेंस नहीं तोड़ पा रही थी, तो फिर उसे हराने का और क्या रास्ता था? ऊपर से उसे आदेश मिला था कि झंग यी को जिंदा पकड़ना है रिसर्च के लिए। झंग यी फोर्ट्रेस के ऊपर खड़ा था और उसने धीरे धीरे अपना दाया हाथ उठाया। 10,000 मीटर ऊपर आसमान में खड़े सिल्वर आर्मोर की तरफ अपना हथेली बढ़ाई। इतनी ज्यादा एनर्जी है मेरे पास कि स्पेस तक इसे कंटेन नहीं कर पा रही। अगर इसे रिलीज नहीं किया तो नुकसान हो सकता है। डायमेंशनल गेट के अंदर जो पावर भर चुकी थी वो फूटने ही वाली थी। इसलिए झंग यी ने सीधे उस गेट को कंट्रोल किया और उस एनर्जी को आसमान में खड़े सिल्वर आर्मोर की तरफ इजेक्ट कर दिया। ये जबरदस्त पावर उसी रास्ते से वापस गई जिससे वो आई थी। लेकिन इस बार वो थंडरबॉल नहीं थी, बल्कि एक चमचमाती सिल्वर बिजली थी जो आकाश को चीरते हुए डायमेंशनल गेट से बाहर निकली। यिन जिया ने अपने फिस्ट्स कस लिए। उसने आज तक ऐसा अटैक मेथड कभी नहीं देखा था, लेकिन बैटल हार्डन्ड वॉरियर होने के नाते वो घबराया नहीं।
उसके पास जबरदस्त कॉम्बैट एक्सपीरियंस था। उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की और तुरंत थंडर ट्रिगर किया। उसका दाया हाथ ऊपर उठा जैसे किसी तलवार की तरह और उस लाइटनिंग कॉलम की ओर सीधा वार किया। उसने डेस्परेटली कोशिश की कि लाइटनिंग को कंट्रोल करके उसे दोनों तरफ डिवाइड कर सके। बूम! जैसे ही बिजली यिन जिया के पास पहुंची, वो किसी फ्लड की तरह दोनों तरफ बंट गई। मगर इस प्रोसेस में यिन जिया के शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा। अहम! उसका अंदरूनी शरीर हिल गया और उसके मुंह से खून निकल आया। अटैक! झंग यी ने धीरे से कहा। फोर्ट्रेस के ऊपर बैरियर स्टोन की एक स्क्वायर शेप्ड पार्टीशन खुली और एक बहुत बड़ा कैनन बैरल बाहर आया, आसमान में यिन जिया की ओर निशाना साधते हुए। ये था ल्यू के रैन का बनाया हुआ टाइनवे वेपन तियनहाई कैनन, जो अब पूरी तरह से चार्ज हो चुका था। उधर झंग यी ने भी एक और डायरेक्शन से आसमान में छलांग लगाई और ग्वैंगसिंग स्टार कैनन का यूज करके यिन जिया की ओर अटैक लॉन्च किया। दोनों दिशाओं से आए इन अटैक्स ने यिन जिया की एस्केप डायरेक्शन को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। झंग यी की उंगलियों पर वॉइड की टेरिफाइंग एनर्जी एक ब्लैक मार्बल जैसे बॉल में कॉन्डेंस हुई और फिर वो बर्स्ट होकर एक स्लेंडर ब्लैक स्वॉर्ड में बदल गई, जो यिन जिया की तरफ सीधे बढ़ गई। यिन जिया को अब एहसास हुआ कि उन्हें जो इंटेलिजेंस मिली थी उसमें बहुत बड़ी गलती थी। झंग यी की स्ट्रेंथ 22,000 नहीं बल्कि लगभग उसके बराबर थी, यानी करीब 26,000। और जब पावर बराबर हो तो होम एडवांटेज डिसाइसिव हो जाता है। इस समय यिन जिया थक चुका था और उसके पास अटैक्स को डॉज करने का टाइम नहीं था। उसने बस अपनी अल्टीमेट एबिलिटी एक्टिवेट की। चारों तरफ से सिल्वर लाइटनिंग आई और उसके शरीर के चारों ओर एक बड़ा स्फेरिकल शील्ड बना दिया। बूम! तियनहाई कैनन और ग्वैंगसिंग कैनन सीधे उस लाइटनिंग शील्ड से टकराए और एक ही पल में उसे चकनाचूर कर दिया। अहम! यिन जिया के मुंह से फिर खून निकला। दोनों जाइंट अटैक्स की ताकत को वो सह नहीं पाया और उसका शरीर जमीन की ओर फेंका गया। उसी समय उसने डिसीजन लिया, भागना होगा। इंटेलिजेंस में बहुत बड़ी गलती थी। एनिमी की स्ट्रेंथ अंडर एस्टिमेट की गई थी। ऊपर से अंडरग्राउंड स्पीशीज को सरफेस पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब यह मिशन कंप्लीट करना मुश्किल लग रहा था। उसे भागकर वापस जाना होगा बाकी ट्रूप्स के अराइवल तक, ताकि फिर से एक फुल स्केल अटैक तियनहाई सिटी पर किया जा सके। झंग यी ने यिन जिया के भागने की कोशिश को देखा और उसके चेहरे पर एक मॉकिंग स्माइल आ गई। तियनहाई सिटी क्या है, कोई पब्लिक पार्क जहां आए और चले गए? उसने सोचा, स्पेस सिस्टम को लाइटली लोगे क्या? झंग यी ने एक स्टेप आगे लिया और स्पेस शटल एबिलिटी को एक्टिवेट करके यिन जिया का पीछा करना शुरू किया। लेकिन उसने अपनी दूरी बनाए रखी, कॉशन के साथ। फिर उसने अपना स्नाइपर निकाला और हवा में यिन जिया को स्नाइप करना शुरू किया। उसका मकसद था यिन जिया के शरीर से हर एक बूंद खून निकालना और उसे पूरी तरह से खत्म करना। उधर झंग यी ने फोर्ट्रेस की रेडियो सिस्टम से अपनी वॉइस पूरे तियनहाई सिटी में ब्रॉडकास्ट की। भागना चाहते हो? और तुम्हारे लोग? क्या तुम उन्हें मरता हुआ देखोगे? ईस्ट चाइना सी रीजन की इंटेलिजेंस के अनुसार अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की टेक रखती है, जैसे अंडरकवर वैम्पिंग में देखा गया था। इसलिए झंग यी की बात जैसे ही पूरी सिटी में फैली, WGU वॉरियर्स, यहां तक कि ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर्स भी एकदम स्टन रह गए। उन्होंने जैसे ही ऊपर देखा, उन्हें दिखा कि वो सिल्वर आर्मोर जनरल, जिसे वो एडमायर करते थे, एक इंसान से भाग रहा था। उनकी बिलीफ्स बुरी तरह हिल गई। उन्हें सिखाया गया था कि वुल्वन एम्पायर अजेय है और सरफेस की इन एंट सिविलाइजेशंस को आसानी से कुचल सकता है। लेकिन अब उनका कमांडर अपने लॉयल सोल्जर्स को छोड़कर अकेला भाग रहा था। फॉग वैली के सोल्जर्स का मन हिल गया था, लेकिन बैटलफील्ड से भागना उनके लिए आसान नहीं था। सामने सिर्फ 2 दुश्मन थे, लेकिन दोनों किसी डेथ गॉड जैसे लग रहे थे। हुआ कि एबिलिटी इंडेक्स अब 15,000 के ऊपर पहुंच चुकी थी
और वो इस समय उस ब्लैक एंड व्हाइट लीडर से लड़ रही थी, जो अब एक जायंट बीस्ट में बदल चुका था। चैप्टर 1613 वुवान एम्पायर। क्वासी इप्सिलॉन की स्ट्रेंथ के साथ लाइंग वायु जमीन पर जैसे कोई अनस्टॉपेबल वॉरियर बन चुकी थी। उसने सैकड़ों ब्लू आर्मोर्ड वॉरियर्स को ऐसे काटा जैसे वो कुछ भी न हो। जैसे ही उसने ल्यूओंग मिंग की लॉन्ग स्वॉर्ड निकाली, एक चमचमाती ब्लू एनर्जी की परत जैसे हवा में लहराई, तेज, धारदार और दबदबे वाली। उसकी स्वॉर्ड लाइट इतनी तेज थी कि वो आसानी से इन एलियंस के मजबूत आर्मोर और बॉडी को चीर रही थी। इन ब्लू वॉरियर्स में कुछ ऐसे थे जिनकी पावर लेवल 900 प्लस थी, और सिर्फ म्यूचुअल कोऑपरेशन से वो थोड़ी देर तक लाइंग वायु को रोक पाए, वरना तो बाकियों को मारना उसके लिए आम इंसानों को मारने जितना आसान हो गया था। यही है प्योर मार्शल आर्ट्स स्कूल की ताकत, हुआशु देश की टॉप मार्शल आर्ट्स मास्टर की असली पावर। आज लाइंग वायु उन सब के लिए ऑलमोस्ट अजेय थी जो इप्सिलॉन लेवल से नीचे थे। दूसरी तरफ, जबकि दूसरे एलियंस फ्रंट बैटलफील्ड पर नहीं आ रहे थे, रियर से लगातार सपोर्ट मिल रहा था। अंकल वायु ने फोर्ट्रेस के अंदर से एक हैवी कैलिबर मशीन गन संभाल रखी थी और नॉन स्टॉप फायर कर रहे थे। फैटी सू जैसे ऑक्सिलरी एबिलिटी होल्डर्स ने लाइंग वायु और हुआ को स्ट्रेंथन किया, जिससे उनके लिए बैटलफील्ड काफी फेवरेबल बन गया। ऐसे माहौल में डब्ल्यूग्यू के वो 100 से ज्यादा कैप्टन लेवल वॉरियर्स लाइंग वायु की नजरों में सिर्फ एक और चुनौती थे, जिन्हें वो धीरे धीरे एलिमिनेट कर रही थी। वो बैटल फॉर्मेशन के बीचों बीच खड़ी थी, हाथ में ड्रैगन रोर वाली तलवार लिए, और उसके चारों तरफ सिर्फ नीले आर्मोर वाले एलियंस की लाशें पड़ी थी। उसने अपने अंदर लगातार सर्ज होती एनर्जी को महसूस किया, और शायद पहली बार उसने खुद को इतना शक्तिशाली महसूस किया। स्विश, स्विश, स्विश। लाइंग वायु ने कैजुअली कुछ वार किए, और एजियो ब्लेड लाइट आसमान की चीरती हुई एनिमी की तरफ गई। जहां भी उसकी तलवार की रोशनी पहुंची, वहां नीले आर्मोर्ड वॉरियर्स के शरीर 2 टुकड़ों में कट गए, और उनके हथियार भी साफ कटे हुए जमीन पर गिरे। इस वक्त लाइंग वायु बिल्कुल वीकेंड वर्जन लग रही थी ली क्यानगोंग की, ग्रांड मास्टर लेवल की टेरिफाइंग अटैक पावर के साथ। यहां तक कि झंग यी भी, जब उसके पास ट्रेसिंग ऑफ ऑल थिंग्स एबिलिटी नहीं थी, लाइंग वायु से थोड़ा डरता था। उसने जानबूझकर उसकी ग्रोथ को सप्रेस किया था, क्योंकि इतने स्किल्ड मार्शल आर्ट्स मास्टर के पास अगर टेम्पर लूज हो जाए तो वो किसी को भी सेकंड्स में खत्म कर सकती थी। लाइंग वायु ने अकेले ही इन सैकड़ों एलियंस को ध्वस्त कर दिया। वो इतनी तेज और मजबूत थी कि जहां जाती एक ही वार में सामने वाले का सिर अलग कर देती, साफ, सटीक और बिना किसी एक्स्ट्रा मूव के। फॉग वैली के ये एलीट वॉरियर्स जो साइज में इंसानों से बड़े थे, वो भी जब लाइंग वायु जैसी ह्यूमन फीमेल से लड़ते तो उन्हें लगता कि वो बराबरी में नहीं टिक सकते। दूसरी ओर हुआ और ब्लैक व्हाइट कमांडर की लड़ाई और भी ज्यादा ब्रूटल थी। एक वाइल्ड कैट का इंस्टिंक्ट, उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी ने उसे एक प्रॉपर किलिंग मशीन बना दिया था। ऊपर से लूक हेरोन ने उसे मेमोरी मेटल से बना आर्मोर पहनाया था, जिससे उसकी कॉम्बैट पावर और भी बढ़ गई। ब्लैक व्हाइट कमांडर एक इंटेलिजेंट क्रीचर था जिसने खुद को एक जायंट बीस्ट में बदल लिया था, मगर हंटिंग इंस्टिंक्ट के मामले में वो हुआ से कहीं पीछे था। शुरू में उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन रिएक्शन और वाइल्ड एग्रेशन में हुआ कहीं आगे निकली। जैसे जैसे हुआ घायल होती गई, उसकी वाइल्डनेस और भी ज्यादा बढ़ गई। वो खून से लथपथ थी, लेकिन उसकी आंखों में आग थी, और वो एक बार फिर रेज में कमांडर पर टूट पड़ी। जोंग यी की वॉइस ने बैटलफील्ड को हिलाकर रख दिया। जैसे ही ब्लैक व्हाइट कमांडर को यह पता चला कि उनका जनरल उन्हें छोड़कर भाग चुका है, उसका पूरा मनोबल टूट गया। उसे मरने से दिक्कत नहीं थी, लेकिन मीनिंगलेस मौत, जब उसे बैटलफील्ड पर छोड़ दिया गया हो, वो नहीं चाहता था। इसके उलट तियानहाई सिटी की तरफ सोल्जर्स का जोश और बढ़ गया। बैटलफील्ड का बैलेंस अब धीरे धीरे जोंग यी के फेवर में टिल्ट होने लगा।
बैरियर स्टोन फोर्ट्रेस के अंदर बैठे बेली चोंगकिंग, WD और फुइंग यूनिट के मेंबर्स, जो अभी सिर्फ सपोर्ट ड्यूटी में थे, वो सब ये इंटेंस फाइट देखकर जोश में आ गए थे। उनके दिलों में बस एक ही इच्छा थी, काश हम भी बैटलफील्ड में जाकर इन इन्वेडर्स को खत्म कर पाते। लू देह ने अपने होंठ चाटे, मुट्ठी भींची और अपने मन में बोला, एक दिन मैं भी बैटलफील्ड पर ऐसे ही एनिमी को मारूंगा। गाओ ट्यांडब्ल्यू ने सिर झुका लिया और उसकी आंखें भीग गई। मैं भी इतना स्ट्रांग बनना चाहता हूं। धीरे धीरे एक कॉमन बिलीफ उनके मन में स्ट्रांगली बैठ गई, सुप्रीम इज गॉड। हम भी झंग यी के साथ अंत तक लड़ेंगे। क्योंकि वो जानते थे कि जब मुसीबत आती है, झंग यी उन्हें सच में प्रोटेक्ट करता है। आसमान के ऊपर यिन जिया को अब फाइनली ये रियलिटी समझ में आ गई थी कि वो झंग यी को जल्दी डिफीट नहीं कर सकता। उसे सिटी छोड़नी ही पड़ेगी और बाकी आर्मी का इंतजार करना पड़ेगा। शुआ सिल्वर आर्मोर सुपर स्पीड से उड़ता हुआ हजारों मीटर दूर पहुंचा, लेकिन तभी उसके सामने हवा में एक अजीब सी स्पेशल डिस्टर्बेंस हुई। यिन जिया का सिक्स्थ सेंस उसे इंस्टेंटली अलर्ट कर गया। डायमेंशनल गेट खुला और उसमें से झंग यी निकल आया। अगर यिन जिया ने फ्लाइट कंटिन्यू की होती तो वो सीधा झंग यी के ट्रैप में चला जाता। झंग यी इस समय सस्पेंडेड था, हवा में। उसकी आंखों में एक कोल्ड मर्डरस लुक था। सिल्वर आर्मोर वाला मॉन्स्टर जो उसके सामने खड़ा था, वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे उसका पुराना डर, अंडरवर्ल्ड का गेटकीपर। यिन जिया का अटैक जरूर उस गेटकीपर से जुड़ा था। हो सकता है कि आने वाले समय में वही गेटकीपर भी इस दुनिया में प्रकट हो जाए और जोंग यी को डायरेक्ट थ्रेट बने। लेकिन अब जबकि जंग शुरू हो चुकी थी, झंग यी को किसी से भी रहम नहीं करना था। जो भी मेरे फोर्ट्रेस पर हमला करेगा वो मरेगा। यिन जिया का चेहरा सख्त हो गया। वो जोंग यी से डरता नहीं था, लेकिन खुद पर लगी कुछ टाइमिंग रिस्ट्रिक्शंस के चलते वो ज्यादा देर तक सरफेस पर नहीं रह सकता था। और जब उसे लगा कि वो इस लड़ाई को जल्दी जीत नहीं सकता, उसने सोचा रिट्रीट करना ही बेस्ट है। मगर अब झंग यी उसे जाने नहीं देगा। ह्यूमन, तुम्हारे पास कुछ एबिलिटीज है, लेकिन अगर तुमने मेरी वुवान एम्पायर को नाराज किया है तो तुम्हारी मौत तय है। झंग यी को पहली बार इस मिस्टीरियस सिविलाइजेशन का नाम पता चला, वुवान एम्पायर। शायद ये भी नैश किंगडम जैसा कोई एंशिएंट पावर था। झंग यी ने सिर्फ हल्के से मुस्कुराया। मरूंगा तो मैं, लेकिन तुम सोचते हो कि आज तुम बचकर जा सकते हो? चैप्टर 1614 सिल्वर आर्मोर स्फीयर। यिन जिया ने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उसके शरीर से बिजली की गर्जना सुनाई दी और सफेद इलेक्ट्रिक करंट उसकी बाहों से बहते हुए दो लंबी सिल्वर लाइटनिंग स्नेक्स में बदल गया, जो सैकड़ों मीटर लंबी थी। थंडर विप। यिन जिया ने अपने दाएं हाथ से एक जोरदार थंडर विप घुमाई, क्रैकलिंग साउंड के साथ, और उसे पूरी ताकत से झंग यी की ओर फेंका। लाइटनिंग की स्पीड बहुत तेज थी और यह विप इतनी ताकतवर थी कि किसी भी कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिज्म को पल में जला सकती थी। लेकिन झंग यी इस सब से जरा भी नहीं घबराया। उसके सामने डायमेंशनल गेट था और जैसे ही विप ने गेट को छुआ, ऐसा लगा जैसे समंदर में एक बूंद गिरी हो। जो भी अटैक फिजिकल लेवल पर था और जो उस थ्रेशहोल्ड से नीचे था, वो झंग यी को हर्ट नहीं कर सकता था। झंग यी ने अपने दाएं हाथ को उठाया और उसके हाथ में पहना हुआ सिल्वर ब्रेसलेट बॉस एक झटके में ट्रांसफॉर्म होकर एक ह्यूज स्वॉर्ड इन द ट्री में बदल गया। गो, स्वॉर्ड इन द ट्री, डिहाइड्रेट। वो तलवार तेजी से ग्रो करके एक सूखे पेड़ की तरह फैल गई, जिसकी वाइन्स हवा में जाल बनाते हुए यिन जिया को चारों तरफ से घेरने लगी। इस बार स्वॉर्ड की शाखाएं हरी नहीं बल्कि ग्रे और मुरझाई हुई थी, पूरी तरह से सूखे हुए पेड़ों जैसी। झंग यी ने अपनी स्वॉर्ड को कमांड किया कि वो वाटर से अलग हो जाए और सूखी लकड़ियों में बदल जाए, ताकि वो बिजली को ब्लॉक कर सके। यिन जिया ने सामने से आता हुआ वो मैसिव ट्री केज देखा और तुरंत अपने थंडर विप से वाइन्स को मारना शुरू कर दिया। स्नैप, स्नैप, स्नैप।
हर वार से मोटी वाइन्स कटकर समुद्र में गिरती रही। लेकिन झंग यी की स्वॉर्ड पहले से भी तेजी से ग्रो करने लगी और हर दिशा से फैलने लगी। धीरे धीरे यिन जिया को एहसास हुआ कि भले ही वो इन वाइन्स को तोड़ रहा है, लेकिन केज और बड़ा होता जा रहा है, चारों ओर से घेरता जा रहा है। तभी उसे समझ में आया कि ये टैक्टिक बेकार है। वो तुरंत दूसरी दिशा में भागने की कोशिश करता है, लेकिन झंग यी ने ट्रेसिंग ऑफ ऑल थिंग्स से उसका एस्केप डायरेक्शन पहले ही लॉक कर लिया था। वो पहले ही वहां स्पेस शटल से पहुंच गया और वहीं पर फिर से ट्री नेट तैयार कर दिया। अब यिन जिया को साफ समझ आ गया, झंग यी का प्लान यही है कि ड्राईवुड की उन क्वालिटीज का यूज करे जो बिजली को आइसोलेट करती हैं और एक वॉर ऑफ एट्रिशन शुरू करे। वो जानता था कि झंग यी की स्पेस एबिलिटी से एस्केप नामुमकिन है और उसका अपना अटैक सन लुओ वैंगसियांग की डिफेंस को तोड़ नहीं सकता। लेकिन झंग यी के भी पास उसे मारने वाली एक ही शॉट नहीं है। तो इस लड़ाई में टाइम सबसे बड़ा वेपन बन गया है। अब झंग यी ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। वाइन से बना वो केज पूरी तरह से शेप में आ चुका था और यिन जिया को चारों ओर से जकड़ने लगा। यिन जिया ने टीथ ग्रिट करते हुए जोरदार बिजली छोड़ी और एक वीक पॉइंट की ओर अपनी पूरी बॉडी को लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म करके केज को तोड़ने की कोशिश की। बैंग बैंग बैंग। हजारों मीटर मोटी वाइन्स को तोड़कर वो बाहर निकलने में कामयाब रहा। लेकिन जैसे ही बाहर आया, उसके सामने झंग यी पहले से आधा मुस्कुराता हुआ खड़ा था। मैंने कहा था ना, टियानहे सिटी कोई आती जाती जगह नहीं है। झंग यी के फिंगर टिप्स पर एक ब्लैक पर्ल बनी और उसने उसे यिन जिया की फॉरहेड पर फेंक दिया। स्टार कैनन। यिन जिया का दिल डूब गया। उसने तुरंत अपने अंदर की सारी ताकत से सुपर पावर्स एक्टिवेट किए। उसके चारों तरफ बिजली का एक विशाल 10 मीटर वाइड स्फेरिकल शील्ड बन गया। अगले ही मोमेंट स्टार कैनन उस बिजली के शील्ड से टकराई। बूम। ट्री स्वॉर्ड का केज भी उस शॉक से हिल गया। कई हिस्से टूटकर समुद्र में गिर पड़े। दोनों ताकतों की भिड़ंत इतनी इंटेंस थी कि कुछ देर तक फर्क बता पाना मुश्किल था। यिन जिया की 27,000 पॉइंट इंडेक्स सच में बहुत हाई थी। अटैक पावर में झंग यी के बराबर या उससे ज्यादा। लेकिन झंग यी का मकसद भी डायरेक्ट किल नहीं था। उसका मकसद था डिले करना। अब ल्यू कियान ने तियनहाई फोर्ट्रेस से एक और तियनहाई कैनन फायर कर दिया। झंग यी ने फिर से ट्री स्वॉर्ड को एक्टिवेट किया और वाइन्स यिन जिया के चारों तरफ फैलने लगी। अब यिन जिया के सामने एक ही ऑप्शन था, या तो वाइन से घिर जाओ या कैनन से हिट हो जाओ। यिन जिया ने थोड़ी कैलकुलेशन की और तय किया कि कैनन से बचना ज्यादा जरूरी है। वो इंस्टेंटली लाइटनिंग में बदल गया और नीचे की ओर डॉज किया। कैनन उसके ऊपर से निकल गया, लेकिन वाइन्स ने उस मोमेंट में उसकी आर्म्स को जकड़ लिया। उसने फिर से फ्लैश ऑफ लाइटनिंग से उन्हें तोड़ दिया, लेकिन तभी उसकी वेस्ट और एब्डोमेन पर एक मोटी सी वाइन टाइटली रैप हो गई और इतना जोर से स्क्वीज किया कि उसके आर्मोर के टुकड़े उसकी फ्लेश में धंस गए। अब यिन जिया के दिल में पहली बार डर घर करने लगा। उसने फिर से वाइन्स तोड़ दी, लेकिन जब ऊपर देखा, उसकी प्यूपिल्स फैल गई। चारों तरफ 360 डिग्रीज में कोई भी खुला कोना नहीं बचा था। स्वॉर्ड इन द ट्री पूरी तरह से एक विशाल केज बन चुका था। सामने कुछ 100 मीटर दूर झंग यी खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी और निर्दयी। हजारों वाइन्स के शार्प एंड्स अब पॉइजनस स्नेक्स की तरह यिन जिया की ओर पॉइंट कर रहे थे। क्या मैं यही मर जाऊंगा? ये थॉट पहली बार यिन जिया के मन में आया। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। वो वुवान एम्पायर का सिल्वर आर्मोर्ड जनरल था। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि उसके लिए ह्यूमंस सिर्फ कीड़े मकोड़े थे। बाकी बैटलफील्ड से तो अच्छी खबरें आ रही थी। वहां उन्होंने ह्यूमंस को ईजिली दबा दिया था, लेकिन यहां वो खुद फंस गया था। उसके पास सोचने का समय नहीं था। एक पल में हजारों वाइन्स उसकी ओर बढ़ने लगी। बिजली की लहरें सिल्वर आर्मोर पर दौड़ने लगी। उसने वाइन्स तोड़ी, लेकिन जितनी एनर्जी खर्च हुई
उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। और यही झंग यी चाहता था, एक थक चुकी बीस्ट जो अब सिर्फ डिफेंस में लगी हो। चैप्टर 1615 काला ची, ब्लैक ची। झंग यी दूर खड़ा था, बिल्कुल भी जल्दी में नहीं। उसने एलियन स्पेस से एक केक निकाला और आराम से खाने लगा। ये वही एलियन फूड था जो यांग एक्साई ने बनाया था, जिसकी एलियन इंडेक्स अब 9,000 प्लस तक पहुंच चुकी थी और उसका एनर्जी रिप्लेनिशमेंट इफेक्ट बेहतरीन था। झंग यी को कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट पीपल सब कुछ उसके फेवर में था। फॉग वैली के एलियंस के साथ ये लड़ाई वो पेशेंटली लड़ सकता था। दूसरी तरफ यिन जिया को जब ये सब दिखा तो वो गुस्से से जल उठा, लेकिन कुछ कर नहीं सका। इस वक्त वो एक बुरी हालत में फंसा हुआ था। ना तो लड़ाई जीत सकता था और ना ही झंग यी की स्पीड से भाग सकता था। इसलिए अब उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचा था, अपनी पावरफुल एलियन पावर को यूज करके जितनी देर हो सके टिके रहना। इसी बीच उसने बाकी ट्रूप्स को सिग्नल भेजा, होपिंग कि कोई हेल्प के लिए आ सके। लेकिन वुल्वान एम्पायर की 5 मेन ट्रूप्स अलग अलग ह्यूमन मिलिट्री बेसिस पर हमला कर रही थी और डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा थे। चाहे वो जल्दी भी निपट ले, फिर भी यहां पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा लग जाता और झंग यी उतना टाइम कभी नहीं देगा। झंग यी लगातार स्वॉर्ड इन द ट्री का इस्तेमाल करके यिन जिया को हरास करता रहा और जैसे ही ल्यू कैरेंस तियनहाई कैनन चार्ज होकर रेडी होती, वो बिना हिचक फायर करता। यिन जिया अब विजिबली थक रहा था और उसके सोल्जर्स चीख रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे। दूसरी तरफ लाइम वायु खून से लथपथ बैटलफील्ड पर खड़ी थी, अकेले ही सैकड़ों कैप्टन लेवल एनिमीज से लड़ रही थी, बिना किसी डर या हिचकिचाहट के। उसकी स्पीड बहुत तेज थी, उसकी तलवार बहुत शार्प थी और उसका मार्शल आर्ट्स मास्टरी उसे एक वॉकिंग क्लोज कॉम्बैट किलिंग मशीन बना रही थी। चाहे सामने वाला एलियन उसका लेवल हो या उससे ऊपर, जैसे ही वो उसकी रेंज में आते, वो एक ही मूव में खत्म हो जाते। 10 मिनट से ज्यादा लड़ाई के बाद लगभग 50 से 60 फॉग वैली वॉरियर्स की लाशें जमीन पर पड़ी थी। बाकी वॉरियर्स अब बिल्कुल टूट चुके थे। लाइंग वायु ने आखिरी बार 3 स्वॉर्ड स्ट्राइक्स में 900 पॉइंट डब्ल्यूग्यू सार्जेंट को खत्म किया और फिर वही खड़ी हो गई। ये अचानक रुका हुआ एक्शन बाकियों के लिए डिस्टर्बिंग था। क्या वो थक गई है? डब्ल्यूग्यू वॉरियर्स के बीच एक फुसफुसाहट शुरू हो गई। उनका मरैल पहले ही गिरा हुआ था, क्योंकि उनका कमांडर पहले ही भाग चुका था। लाइंग वायु के ब्लैक आर्मोर पर खून के धब्बे थे। उसके इन्वर्टेड ट्रायंगल हेलमेट से चेहरा ढका हुआ था। उसकी सांस तेज थी और अब उसके आर्मोर से निकलती नीली भाप धीरे धीरे गाढ़े नीले रंग में बदल रही थी और फिर काली हो गई। वो काली एनर्जी हवा में फैलने लगी, जैसे एस्टिवाइक्स रिवर की बहती मौत हो। हर डब्ल्यूग्यू वॉरियर के दिल में डर घर कर गया। उन्होंने अनजाने में पीछे हटना शुरू कर दिया। अब उनके सामने वो छोटी इंसानी औरत नहीं थी, बल्कि एक जागा हुआ शैतान खड़ा था। लाइंग वायु ने अपना सिर उठाया। लगातार किल करने के बाद अब उसने गॉड्स सोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था और उसका अंतिम बैरियर टूट चुका था। झंग यी की तरह उसका जन्म इप्सिलॉन लेवल पर नहीं हुआ था। उसकी जेनेटिक टैलेंट भी उतनी हाई नहीं थी। इसलिए जब उसने ब्रेक थ्रू किया तो उसे अपनी पूरी बॉडी में एक नई लाइफ एनर्जी महसूस हुई। हर सेल में एक्टिविटी बढ़ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही वार में पहाड़ काट सकती है। अब भी बैटलफील्ड पर खड़ी थी, लेकिन जब उसने आसपास के एनिमीज को देखा तो वो क्लियरली ऊपर से उन्हें देख रही थी, भले ही वो फिजिकली उससे कहीं बड़े थे। नॉट गुड, उसने लाइफ लेवल अपग्रेड कर लिया है, एक डब्ल्यूग्यू वॉरियर चिल्लाया। लाइंग वायु ने अपने हाथ में ड्रैगन रोर को उठाया और ब्लैक ची उसके पूरे शरीर से बाहर फूटने लगा। अब एक मार्शल आर्ट्स मास्टर जो दुनिया की सबसे ताकतवर फाइटिंग स्किल जानती है, जब वो इप्सिलॉन लेवल पर पहुंचती है तो वो अनस्टॉपेबल हो जाती है। उसने हवा में एक क्लीन स्लैश मारा,
लेकिन उसका डार्क ब्लेड लाइट हवा में सब कुछ काटता हुआ निकल गया। पफ पफ पफ। दर्जनों डब्ल्यूग्यू सोल्जर्स के शरीर आधे हो गए। उनका खून फाउंटेन्स की तरह बहने लगा। अब किसी में लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। भागो, वो अब हमारे लेवल की एनिमी नहीं है। कमांडर को बुलाओ। कमांडर, वो भी किसी ह्यूमन से लड़ रहा है। क्या? एक ह्यूमन सिटी में 3 लेवल 5 एबिलिटी यूजर्स कैसे हो सकते हैं? लेकिन लाइंग वायु ने जवाब में वर्ड्स नहीं, ब्लेड का इस्तेमाल किया। उसने फिर से अपना ड्रैगन रोर उठाया और एनिमीज की ओर दौड़ पड़ी। उसके हर स्विंग से ब्लैक ची की स्काई कटर निकलती और जहां भी वो जाती डेथ छोड़ती। सिर्फ 1 मिनट में उसने सारे मिस्ट वैली वॉरियर्स को खत्म कर दिया। अब उसकी नजर दूर खड़े हुआ पर पड़ी, जो अभी भी एक जाइंट बीस्ट बने ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर से लड़ रहा था। लाइंग वायु ने अपने हाथ में तलवार कसकर पकड़ी और उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक उठा। अब मेरी बारी है एलियन के उस लेवल से लड़ने की। अब जब वो भी इप्सिलॉन बन चुकी थी, अब वो भी झंग यी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकती थी। उसने जमीन पर जोर से पैर मारा। जमीन टूट गई और उसका शरीर काले तीर की तरह हवा में दौड़ पड़ा, सीधे ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर की तरफ। चैप्टर 1616 सिल्वर आर्मोर का घेरा और सफाया। इस समय ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर और हुआ के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। 2 जाइंट बीस्ट्स के बीच लाइफ एंड डेथ बैटल में विनर तय कर पाना आसान नहीं था। दोनों ही एलियन बीस्ट्स की डिफेंस कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी। चाहे वो लहूलुहान हो या टुकड़ों में बंट जाए, जल्दी मरना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन तभी लाइंग वायु दूर से बैटलफील्ड की ओर दौड़ती हुई आई और उसकी मोमेंटम ने सीधे ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर की डिफेंस को तोड़ दिया। अकेले शायद जीत सकता था, लेकिन 2 on 1 में लड़ना मुश्किल था। हुआ ने अपने खून से सने मुंह से खुशी में मियाओ की आवाज निकाली। लाइंग वायु ने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को कसकर पकड़ा और पीछे से ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर पर एक जोरदार वार किया। दूसरी तरफ समुद्र में यिन जिया बुरी तरह से जूझ रहा था और झंग यी आराम से उसे वेयर डाउन कर रहा था। वो लड़ाई करते करते भी अपनी क्लासिक तरह की वर्बल अटैक नहीं छोड़ रहा था। एक जनरल होकर ऐसे भाग गया, तेरे सोल्जर्स अब वाइप आउट हो जाएंगे। मैं तो समझा था तू तगड़ा है, लेकिन तू तो निकला एकदम लेम। भले ही झंग यी ने मॉकिंग टोन अपनाया, लेकिन उसके हमलों में कोई ढील नहीं थी। उसका स्वॉर्ड इन द ट्री यिन जिया की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था और उसे लगातार अटैक करने के लिए मजबूर कर रहा था। साथ ही साथ ल्यू कैरन और झंग यी दोनों की अटैक्स ने यिन जिया को 1 सेकंड के लिए भी चैन नहीं लेने दिया। यिन जिया ने झंग यी की ओर कोल्ड ग्लेयर फेंकते हुए कहा, अभी खुश मत हो, तुम्हारी मौत पक्की है। जो भी वुल्वान एम्पायर को चुनौती देगा वो मरेगा ही। झंग यी ने अपनी हंसी रोक ली और उसकी आंखों में खून उतर आया। तो फिर मर सबसे पहले तू। उसने सीधे यिन जिया की ओर स्वॉर्ड पॉइंट किया और एक स्टार पियर्सिंग कैनन सीधा उसके चेस्ट को निशाना बनाकर फायर किया। यिन जिया ने अपने आर्म्स सीने के सामने रखे और लाइटनिंग बैरियर एक्टिवेट किया, लेकिन अब वो थक चुका था। लगातार लड़ाई ने उसकी एनर्जी ड्रेन कर दी थी। झंग यी की ये डायरेक्ट हिट उसे समुद्र में धकेल गई। बूम बूम बूम। यिन जिया का शरीर सैकड़ों मीटर तक स्वॉर्ड वाइन्स तोड़ता हुआ नीचे समुद्र में जा गिरा। झंग यी ने कोल्ड स्नेयर के साथ उसका पीछा किया। अब पानी के नीचे स्वॉर्ड इन द ट्री की ग्रोथ और तेज थी। जैसे जलकुंभी की तरह डेंस वाइन्स यिन जिया को जकड़ रही थी। पानी के अंदर उसकी मूवमेंट और भी रिस्ट्रिक्टेड हो गई और वाइन्स ने उसे जकड़ लिया। झंग यी ने दाएं हाथ में स्वॉर्ड इन द ट्री और बाएं हाथ में व्हाइट आउल पकड़ा हुआ था, ताकि यिन जिया की हर कोशिश को न्यूट्रलाइज करता रहे। आधा घंटा बीत गया। यिन जिया की आर्मोर अब टूट चुकी थी और उसकी असली बॉडी सामने आ गई। एक रेड ह्यूमैनॉइड एलियन क्रीचर जिसके हाथों पर फाइन स्केल्स थे, सिर पर मोटे और छोटे हॉर्न्स और पीठ पर एक लंबी टेल।
वुल्वान एम्पायर के लोग ऐसे दिखते हैं? झंग यी ने सोचा। उसका लुक कुछ कुछ नैश किंगडम के क्रीचर्स जैसा था, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं। पर ये एंशंट एलियंस दो अलग वर्ल्ड्स में सर्वाइव कर रहे हैं, तो वेरिएशंस तो एक्सपेक्टेड है। यिन जिया की आंखों में डर था, कुछ ऐसा जो उसे डरा रहा था। झंग यी ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। थंडर ट्रिब्यूलेशन? क्या कोई क्रिएटर है जो पूरी दुनिया का ऑर्डर मेंटेन करता है? उसी वक्त एक विशाल क्रीचर हवा से उड़ता हुआ आया। हुआ उसकी पीठ पर लायंग वायु बैठी थी और उसके हाथ में ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर का कटा हुआ सिर था। तियनहाई सिटी पर हमला करने वाले सारे एनिमीज खत्म कर दिए गए हैं। झंगी, लायंग वायु ने काम आवाज में कहा। अब यिन जिया की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। उसके सारे ट्रूप्स मर चुके थे। अगर वो बच भी जाए तो वुल्वान एम्पायर में उसकी पोजीशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। झंग यी ने उसकी तरफ इशारा किया। तू टाइम पे आया है, चल इसको साथ में खत्म करते हैं। यिन जिया ने सिर उठाया और जोर से गुस्से में चिल्लाया, गम और हताशा से भरी एक रोर। झंग यी ने अपने कान खुजाते हुए कहा, हाँ, गुस्सा अंडरस्टैंडेबल है, पर कर क्या सकता है? कमजोर जो निकला तू। झंग यी को ऐसे एनिमीज की इनकॉम्पिटेंट रेज की आदत थी। अब तक जिसके भी साथ वो लड़ाई में टकराया, अगर वो जीत नहीं पाया तो झंग यी के हाथों मारा ही गया। झंग यी के खिलाफ लड़ाई एक तरह का टॉर्चर बन जाती थी, क्योंकि वो ओवर पावर नहीं करता, वो स्लोली थॉरोली हरास करता है। और अब जब उसकी टीम भी आ चुकी थी तो उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया था। उसकी अटैक पावर जबरदस्त है, तुम दोनों के लिए रोकना रिस्की होगा। पीछे रहो और सपोर्ट अटैक करते रहो। झंग यी ने लायंग वायु और हुआ को समझाया। मियाओ, अंडरस्टूड। हुआ और लायंग वायु दोनों ने हां में जवाब दिया और पीछे जाकर झंग यी की पीछे सपोर्ट में खड़े हो गए। झंग यी ने फिर से स्वॉर्ड इन द ट्री से घेराबंदी शुरू की और व्हाइट आउल से होली सिल्वर बुलेट्स फायर की, जिससे यिन जिया को डिफेंड करने में ही लगे रहना पड़ा। पीछे से हुआ ने अपनी बड़ी सी जबान खोली और एनर्जी कॉन्डेंस करना शुरू किया। उसके मुंह में एक रेड हाई एनर्जी पार्टिकल बीम कैनन बनने लगा, जो बढ़कर 10 मीटर डायमीटर तक का हो गया। मैं पहले हमला करता हूं, जब यह थक जाएगा तब तुम लोग अटैक कंटिन्यू करना, उसे सांस लेने का मौका मत देना। झंग यी ने इंस्ट्रक्शंस दिए। उसने व्हाइट आउल से एक और स्टार पियर्सिंग कैनन फायर की। ब्लैक होल एनर्जी से बनी ब्लैक बुलेट इतनी एक्यूरेट थी कि यिन जिया के पास डॉज करने का समय नहीं था। उसे मजबूरी में फिर से लाइटनिंग बैरियर बनाना पड़ा और तभी हुआ का पार्टिकल बीम कैनन आसमान से उसके ऊपर गिरा। अब यिन जिया को बैक टू बैक अटैक्स का सामना करना था। चैप्टर 1617 क्रिटिकल बैटल सिचुएशन। इस समय यिन जिया को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी झंग यी के अटैक को ब्लॉक करने में। लेकिन जैसे ही उसने अटैक ब्लॉक किया, तुरंत बाद हुआ का हमला आ गया। उसने अपना दाया मुक्का कसकर बाई तरफ मारा, जैसे किसी सूखे हुए स्पंज से आखिरी बूंद निचोड़ी जा रही हो। अपनी हड्डियों से ताकत निकालनी पड़ी उसे रेजिस्ट करने के लिए। हालांकि हुआ का अटैक बहुत पावरफुल था, लेकिन फिर भी सुपरनैचुरल पावर इंडेक्स में 10,000 से ज्यादा का गैप था यिन जिया और उसके बीच। इसलिए वो अटैक भी यिन जिया ने किसी तरह रोक लिया। मगर तभी दूर से तियनहाई कैनन ने एक और भयंकर हमला किया। सीधा जाकर यिन जिया के शरीर पर लगा और वो टकराकर हजारों मीटर दूर जा गिरा। क्रैक! उसकी हड्डियां टूट गई, मांस और त्वचा फट गई और लहू उसकी मांसपेशियों की रेखाओं से बहने लगा। लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। हालांकि अब वो पूरी तरह से थक चुका था। लगातार हमलों ने उसकी एनर्जी लगभग खत्म कर दी थी। जैसे ही उसका शरीर समुंदर में गिरने वाला था, झंग यी ने डायमेंशनल गेट खोला और लायंग वायु को ठीक उसके नीचे भेज दिया। लायंग वायु ने अपने दाहिने हाथ से लॉन्ग मिंग की तलवार को कसकर थामा। अब यिन जिया और उसके बीच का डिस्टेंस सिर्फ 500 मीटर था।
यानी कि ये उसका टियान्युअन डोमेन था। उसने अपने सेंटर से एक एब्सोल्यूट डोमेन बना लिया था। भले ही छोटा हो, लेकिन जो भी उस डोमेन में आता तुरंत कट जाता। क्लैंग। लाइंग वायु ने लंबी तलवार निकाली और आसमान की ओर एक जोरदार स्लैश किया। काली ब्लेड लाइट पतली और नुकीली थी, जो एक अंधेरे पर्दे की तरह यिन जिया के सिर से क्रॉच तक एक सीधी लाइन में चली गई, जैसे किसी स्कैल्पल से प्रेसाइज सर्जिकल कट किया गया हो। पफ। यिन जिया का शरीर सीधा बीच से कट गया और खून की धार निकल पड़ी। झंगी और उसकी टीम के कोऑर्डिनेटेड अटैक ने यिन जिया को एक सेकंड भी रिएक्ट करने का मौका नहीं दिया। झंगी ने आसमान से उड़कर यिन जिया की बॉडी को डिफरेंट स्पेस में एब्जॉर्ब कर लिया और उसके साथ ही उसकी ओरिजिन पावर भी नेचुरली हासिल कर ली। युद्ध खत्म हो चुका था। दुनिया में फिर से शांति लौट आई। अब जाकर झंग यी ने गहरी सांस ली। एड्रेनालाइन के जबरदस्त सिक्रीशन ने अभी तक उसे एक काम वॉरियर स्टेट में रखा था, लेकिन अब उसे गहरी थकान महसूस हो रही थी। यह लड़ाई बहुत ही खतरनाक थी। अगर उसने कुछ महीने पहले ही आने वाले संकट का अंदाजा लगाकर तैयारियां न की होती तो शायद जीत तो लेता, लेकिन बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती। पर यांग शिंगसिन अभी भी उसके शैडो में मौजूद थी और उसके पास अभी भी एक किलर मूव बचा हुआ था। ध्यान रखना, दुश्मन अभी बाकी इलाकों में मौजूद है और कभी भी तियनहाई सिटी पर हमला कर सकते हैं। झंग यी ने अपनी भौहें मसलते हुए कहा, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। तुम लोग भी आराम करो। हो सकता है जल्दी ही फिर से युद्ध शुरू हो जाए। फिर उसने आदेश दिया, डेंग शिंटोंग को नोटिफाई करो और कहो कि वो टियानशिन टीम को लेकर आए। उनकी स्ट्रेंथ भले उतनी न हो, लेकिन वो पेट्रोल और मॉनिटरिंग में काम आ सकते हैं। हर कोई झंग यी जैसा नहीं था, जिसने पूरी डब्ल्यूग्यू एलियन आर्मी का अटैक ऑलमोस्ट बिना किसी कॉस्ट के रोक दिया था। लेकिन झंग यी को मालूम था ये लोग फिर आएंगे। सीन शिफ्ट। दोघाई रीजन। वहां की स्थिति भी तनावपूर्ण थी। 2 इप्सिलॉन लेवल यूजर्स XUA-NW और किंगलोंग ने मिलकर टाइनवे वेपन्स और स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से डब्ल्यूग्यू की अटैक वेव को किसी तरह रोका। दोघाई सिटी को गिरने से बचा लिया गया। फ्रंट लाइंस पर कई किंगजिया कैप्टन लेवल वॉरियर्स भी पहुंच चुके थे, जैसे कि लाइंग वायु या कोई क्वासी इप्सिलॉन एलियन वॉरियर। इन्हीं में से एक थी आइस प्रिजन सुजाको जोंगहा, एक क्वासी इप्सिलॉन एलियन, जिसने बैटलफील्ड में कदम रखते ही पूरी दुनिया का टेम्परेचर दर्जनों डिग्री गिरा दिया। डब्ल्यूग्यू वॉरियर्स ने ऊपर देखा। आसमान से एक आइस ब्लू फीनिक्स आ रही थी, जिसके पंख भव्य और खतरनाक थे। सुजाको ने जैसे ही लैंड किया, उसके दोनों हाथों से आइस ब्लू फ्लेम्स फूट निकली, जो जमीन की तरफ फैल गई। हु डब्ल्यूग्यू वॉरियर्स ने चौंक कर देखा। वो फ्लेम हर डायरेक्शन में फैलने लगी और किसी भी डिफेंस को छूते ही एब्जॉर्ब कर लेती थी। अगले ही पल फ्लेम उनके शरीर में घुस गई और उनके अंदर की हीट एनर्जी को सोखने लगी। मिस्ट वैली सोल्जर्स को तभी समझ आया कि सामने वाला दुश्मन कितना भयानक है। टॉप एबिलिटी यूजर इन द ह्यूमन कैंप? इंटरेस्टिंग, एक सार्जेंट ने कहा और तुरंत अपने एलीट वॉरियर्स को आगे बढ़ने का सिग्नल दिया। अब वापस समुद्र में सिल्वर आर्मोर हवा में खड़ा था। उसके नीचे समुंदर का गरजता पानी और सामने XUA-NW, जो कि अब एक विशाल सी बीस्ट के रूप में था। सिल्वर आर्मो ने चारों और फैले सी बीस्ट कॉर्प्सेस की ओर देखा। ओशन में खून की नदी बह रही थी, जैसे कोई लाल रिबन। XUA-NW शांत था। समंदर में हफ सबमर्ज्ड एक आइलैंड जैसा दिख रहा था। इन्वेडर्स, वापस चले जाओ। दोघाई सिटी तुम नहीं ले सकते, XUA-NW ने गहरी आवाज में कहा। यिन जिया ने हाथ बांधे और ऊपर से XUA-NW को देखा। तुम्हारी ताकत उम्मीद से ज्यादा है, लेकिन वुल्वान एम्पायर से कंपेयर करो तो तुम सिर्फ एक कमजोर सिविलाइजेशन हो। और फिर उसने अपनी उंगली XUA-NW की ओर उठाई। तुम्हें खत्म करना आसान है। जैसे ही उसके वर्ड्स खत्म हुए,
उसके चारों ओर की ब्लड रिवर से हजारों ब्लड कलर्ड एरोज निकले और सीधे XUW की ओर चले। स्विश स्विश स्विश, पूरा आकाश उन ब्लड एरोज से भर गया। XUW अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा, जैसे एक पर्वत, और वो सारे एरोज उसके टॉर्टस शेल पर लगे। अंदर तक चुभे जरूर, लेकिन पूरी तरह से उसकी रक्षा को भेद नहीं सके। इंटरेस्टिंग, शेल के अंदर भी फोर्ट्रेस मेटल लगाया है, यिन जिया ने देखकर कहा। फिर अपने हाथ फैलाए और एक इनविजिबल फोर्स से उन एरोज को ब्लास्ट कर दिया। अब हवा में एक भयानक एनर्जी ट्रेम्बल हुआ और XUW ने महसूस किया कि उसके अंदर का लहू जैसे उबलने लगा हो और वो किसी भी पल उसकी पोर से बाहर फूट पड़ेगा। चैप्टर 1618 एज योर ड्रैगन वर्सेस ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर। दोगाई सिटी में उतरे सिल्वर आर्मोर्ड जनरल की एबिलिटी थी ब्लड कंट्रोल। वो किसी भी जीव के शरीर में मौजूद खून को कंट्रोल करके अंदर से ही उसका काम तमाम कर सकता था। ब्लड एरो तो बस एक सुपरफिशियल हमला था, असली खतरा इसी मूव के अंदर छिपा था। XUW के मुंह और नाक से तेजी से खून बहने लगा और उसका शरीर समुंदर में कांपने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने विशाल शरीर की ताकत से इस अटैक को झेला। सिल्वर आर्मोर की तरफ देखते हुए XUW ने अपना मुंह खोला और एक सॉलिड ब्लैक लाइट कैनन सीधा उसके ऊपर फायर कर दिया। बूम! लाइट की एक तेज लहर दोनों के बीच की 5000 मीटर की दूरी को चीरते हुए पल भर में सिल्वर आर्मोर तक पहुंच गई। सिल्वर आर्मोर शायद इस हालात में भी XUW के काउंटर अटैक की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने फुर्ती से अपनी ब्लड रिवर को एक क्रिस्टल क्लियर ब्लड कलर्ड श्रीयर में बदल लिया और खुद को पूरी तरह उसमें लपेट लिया। ब्लैक लाइट कैनन सीधे उस ब्लड श्रीयर पर लगा। पूरी दोगाई सिटी रोशनी से भर गई। कुछ ही सेकंड में लाइट फेड हुई और फिर क्रैक! ब्लड पर्ल का शेल टूट गया और उसके टुकड़े समुंदर में गिरने लगे। सिल्वर आर्मो ने उस टूटे हुए एगशेल को एक हाथ से हटाया और बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ। तुम जैसे कीड़े मुझे चोट पहुंचा सकें, यह सिर्फ तुम्हारा सपना है। उसका वॉइस ठंडा था, जैसे कोई देवता पृथ्वी के कीड़ों को देख रहा हो। XUW की आंखें गहरी हो गई। उसे पता था कि ताकत में वो उससे बहुत पीछे है। अगर उसके पास ट्रांसफॉर्म बॉडी और डिफेंस फीचर्स न होते तो वो अभी तक मारा जा चुका होता, लेकिन वो पीछे हटने वाला नहीं था, क्योंकि जब उसने दोगाई रीजन को ज्वाइन किया था तभी से उसने वहां की इज्जत और जिम्मेदारी को अपनाया था। अगर दोगाई सिटी गिर गई तो वो कभी दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकेगा। सो टुडे या तो वो जीतेगा या मरेगा। लेकिन तभी यिनजिया अचानक कई हजार मीटर पीछे हट गया और आसमान की ओर डरते हुए देखने लगा। XUN ग्वैंग कैनन से उसे कुछ खास चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसे डर था उस स्पेस बेस्ड वेपन से जो पहले आसमान से फायर हुआ था। वो इंसान की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी, ऐसी ताकत जो हाई लेवल एलियंस को भी मिटा सकती थी। यिनजिया पहले भी ऐसे वेपन से चोट खा चुका था और अब वो फिर से उसकी प्रेजेंस महसूस कर रहा था। क्या हमने हमला बहुत जल्दी कर दिया? उसके मन में आया। शायद ये इंसानी शहर इतनी आसानी से मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मिशन तो पूरा करना ही है। उसकी नजर दोगाई सिटी पर गई और फिर XUW पर, जो अब भी लड़ रहा था। पफ पफ पफ! गहरे समुंदर में अचानक कई सी बीस्ट्स की बॉडीज अंदर से फटने लगी। उनके शरीर में यिनजिया की फोर्स घुस गई थी और उनका खून हवा में उड़कर ब्लड रिवर में मिलने लगा। चलो पहले यहां के सबसे बड़े खतरे को मिटाते हैं। बूम! और लड़ाई फिर से शुरू हो गई। दोगाई सिटी, किंगलोंग वर्सेस ब्लैक व्हाइट कमांडर। किंगलोंग ने सोचा था कि जब यिनजिया XUW से लड़ने गया है तो वो अपनी सी ड्रैगन ट्रूप्स के साथ इन्वेजन को आसानी से संभाल लेगा, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन का सिर्फ एक डेप्यूटी इतनी जबरदस्त ताकत रखता होगा। किंगलोंग, एक ट्रांसपेरेंट वाटर ग्लेज्ड ड्रैगन गॉड,
पोर्सलेन की तरह सुंदर और चमकदार ब्लैक व्हाइट कमांडर पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा था। लेकिन सामने वाला इतनी काम मुद्रा में था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। किंग लॉन्ग की तेज स्पीड और अटैक्स को उसने बस कैजुअली हाथ हिलाकर एक तरफ धकेल दिया। बैंग! किंग लॉन्ग का विशाल शरीर हवा में उछल गया और गिरते हुए उसने 1 दर्जन बिल्डिंग्स तोड़ दी। टेलीकिनेसिस! किंग लॉन्ग ने फौरन समझा, ये वही रेयर एबिलिटी थी जो सिर्फ माइंड से मैटर को कंट्रोल करती है। बहुत ही खतरनाक और वर्सटाइल पावर थी ये। ब्लैक व्हाइट कमांडर ने बस अपनी उंगली घुमाई और आसपास की दर्जनों इमारतें जमीन से उखड़कर किंग लॉन्ग की तरफ फेंकी गई। किंग लॉन्ग ने बड़ी मुश्किल से इनसे बचाव किया। ये बिल्डिंग्स अब जमीन में जायंट स्पीयर्स की तरह घुस रही थी। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और आसमान में ऊपर जाकर रुका। उसने नीचे अपनी प्यारी दोघाई सिटी को देखा, जो कभी उसका गर्व थी, अब एक जंग का मैदान बन चुकी थी। इंडिस्ट्रक्टिबल स्नो बैरियर जो आइस वॉल की तरह खड़ा था, अब सिर्फ मलबा था। यिंजिया के एक हल्के हमले से ही तबाह हो चुका था। ये अनफॉरगिवेबल है। किंग लॉन्ग का पारदर्शी शरीर आसमान में चमकने लगा, एक जली हुई हिम्मत के साथ। उसका शरीर और ज्यादा ट्रांसलूसेंट हो गया। अब उसकी हड्डियों की रेखाएं भी साफ दिख रही थी। उसके शरीर से हजारों येलो एनर्जी बीम्स निकली, जैसे आसमान से बरसात हो रही हो, और सीधे ब्लैक व्हाइट कमांडर की ओर गई। कमांडर मुस्कराया, वाह, क्या फायरवर्क शो है। और फिर उसने अपने चारों ओर एक इनविजिबल टेलीकिनेटिक बैरियर एक्टिवेट कर दिया। बूम, बूम, बूम। हर डायरेक्शन से हजारों अटैक्स आ रहे थे, लेकिन सब उसी बैरियर पर टकरा कर रुक गए। जब सारी अटैक्स खत्म हो गई, ब्लैक व्हाइट कमांडर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। उसका शरीर स्पॉटलेस था, जैसे किसी बच्चे ने किसी वॉरियर पर पत्थर फेंके हों। किंग लॉन्ग का फुल स्ट्रेंथ हमला भी उसे हिला नहीं सका। चैप्टर 1619 कौन नहीं है जीनियस? किंग लॉन्ग ने कभी नहीं सोचा था कि इप्सिलॉन बनने के बाद उसकी पहली लड़ाई इतनी टफ होगी। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर ने काम आवाज में कहा, टाइम खत्म हो रहा है। अब इस बोरिंग फार्स को खत्म करने का वक्त आ गया है। वो आसमान की तरफ तेजी से उड़ गया। उसके चारों तरफ माइंड पावर का घेरा बन गया। उसका टारगेट था सीधा किंग लॉन्ग। रोर! किंग लॉन्ग ने दहाड़ लगाई और अपनी गर्दन को कोड़े की तरह आगे झुकाकर एक पावरफुल एटॉमिक ब्रेथ छोड़ा। कमांडर ने उड़ते हुए अपने दाएं हाथ से माइंड पावर बैरियर एक्टिवेट किया और किंग लॉन्ग के अटैक को फेस करते हुए और भी तेजी से ऊपर चढ़ता चला गया। व्हाट? मेरा अटैक उस पर असर नहीं कर रहा। किंग लॉन्ग की आंखें डिसबिलीव से बाहर निकलने को थी। कमांडर ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने अभी अभी लेवल 5 पर कदम रखा है और मैं इस लेवल को 2 साल पहले पार कर चुका हूं। और तब तक वो किंग लॉन्ग के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। किंग लॉन्ग ने नजदीक से उसे टक्कर मारनी चाहिए, होपिंग कि उसका विशाल शरीर एडवांटेज देगा। बूम, बूम, बूम। वो डेस्परेटली टेलीकिनेटिक बैरियर पर वार करता रहा, लेकिन वो छोटा सा बैरियर नहीं टूटा। कमांडर ने एक हाथ बढ़ाया, जैसे कोई छोटा परिंदा पकड़ना चाहता हो। हां, कमांडर की इनविजिबल टेलीकिनेटिक पाम ने हवा में किंग लॉन्ग को कसकर पकड़ लिया। क्रैक! हड्डियों के टूटने की आवाज आई। किंग लॉन्ग की बॉडी हवा में मरोड़ गई। खून उसके मुंह से बहने लगा। उसने एक गहरी हार महसूस की। मैंने अभी जिंदगी के बंधन को तोड़ा था, फिर भी ये हार क्यों? किंग लॉन्ग ने वापस इंसानी रूप ले लिया। वो जान गया था कि अब उसके पास लड़ने की ताकत नहीं है। मैं भी एक जीनियस था। फिर ये किस्मत का मजाक क्यों? कमांडर ने उसका मजाक उड़ाया। 5th लेवल तक जो भी पहुंचेगा वो जीनियस ही होगा। वुल्वान एम्पायर में मैं लाखों में एक पियरलेस जीनियस था, लेकिन अब मैं सिर्फ एक कमांडर हूं। फिर उसने टेलीकिनेसिस से चेन बनाई और किंग लॉन्ग को जकड़ दिया। किंग लॉन्ग चौंक गया। अगर मारना है तो मार दो,
ये सब करने का क्या फायदा? कमांडर ने कोल्डली जवाब दिया, तुम सोचते हो हम इतनी दूर आए हैं बस तुम्हें मारने के लिए? नो, तुम्हारा एक और पर्पस है। फिर उसने एक मैसेज इंडिया को भेजा, जनरल, टारगेट कैप्चर्ड। XUANW और यिंजिया की लड़ाई अब भी जारी थी। हालांकि कोई साफ विजेता नहीं निकला, पर नुकसान XUANW को ज्यादा हुआ था। उसका लेफ्ट फॉलिम्ब टूट चुका था, शेल में क्रैक्स आ गए थे और समंदर खून से लाल हो चुका था। फिर भी वो समंदर में शांत खड़ा था। उसकी आंखों में एक अटूट जज्बा था। यिंजिया उसे खत्म करने ही वाला था। तभी उसे अचानक एक अनजानी बेचैनी महसूस हुई। बूम! समुंदर की गहराई से एक भयानक गूंज आई। यिंजिया का शरीर वही फ्रीज हो गया। उसे लगा जैसे कोई बड़ी चीज अवेकन हो गई है। उसने तुरंत पलटकर कहा, इट्स टाइम, मिशन कंप्लीट, रिट्रीट। एक ही पल में सारे WGU वॉरियर्स लड़ाई छोड़कर आसमान में उड़ने लगे। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर की लीडरशिप में वो दोघाई सिटी छोड़कर ईस्ट ओशन की तरफ यानी जिंगडाओ की ओर बढ़ गए। झू के ने ये सब देखा। उसका दिल चिंता से भर गया। उसकी लड़ाई भी आसान नहीं थी। उसके सामने थे एलिट WGU कैप्टन्स। वो लाइंग वायु की तरह गॉड सोर्स से पावर्ड नहीं थी और ब्रेक थ्रू से दूर थी। अब जबकि सारे WGU वॉरियर्स जा चुके थे, बैटलफील्ड पर एक अजीब शांति थी। जमीन पर पड़े थे बस इंसानी बॉडीज, क्योंकि WGU ने अपने साथियों की बॉडीज वापस ले ली थी। खून इतना बह चुका था कि वो टखनों तक चढ़ रहा था। झूके ने आसमान की ओर देखा और वहां उसने देखा किंग लॉन्ग को ब्लैक व्हाइट केज में जकड़ा जा रहा था। किंग लॉन्ग! उसने चीख कर पंख फैलाए और उड़ चली, लेकिन चोनवू की आवाज आई, झूके, क्या मरने जा रही हो? उसके शरीर में झटका लगा। हां, वो बचाना चाहती थी, लेकिन कैसे? XUANW भी उस सिल्वर आर्मोर्ड मॉन्स्टर से हार चुका था। कमांडर तो और भी ताकतवर था। वो कैसे बचा पाती किंग लॉन्ग को? उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो बस देखती रही। किंग लॉन्ग को WGU आर्मी अपने साथ ले गई और वो जल्दी ही आसमान में गायब हो गए। दोघाई सिटी में छा गया डेड साइलेंस और गम। लोगों को समझ नहीं आ रहा था उन्हें दुखी होना चाहिए या थैंकफुल, क्योंकि इस लड़ाई में 2-3 आड़े दोघाई सिटी के एलिट सोल्जर्स मारे गए और किंग लॉन्ग को भी दुश्मन ले गए। लेकिन फिर भी वो भयानक दुश्मन चले गए। अगर वो रुकते तो शायद कोई सोल्जर जिंदा नहीं बचता। सुस्का जमीन पर बैठ गई, हार मानने की हालत में। लेकिन कुछ ही पलों में उसने सिर उठाया। उसकी आंखें फिर से डिटर्मिनेशन से चमकने लगी। अब दुखी होने का वक्त नहीं है। दोघाई सिटी को अब सर्वाइवल की लड़ाई लड़नी है। ये दुनिया रूथलेस है। अगर तुम भावनाओं में बहोगे, दुश्मन तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएगा। सो नो मैटर हाउ सैड यू आर, फाइट मस्ट गो ऑन। चैप्टर 1620 मिलिट्री किलिंग फेस्ट। ईस्ट चाइना सी रीजन में चारों ओर मौत का सन्नाटा छा गया था। जमीन पर हर तरफ तबाही का मंजर था और पूरा शहर लाशों से भरा हुआ था। कॉम्बैट कमांड सेंटर में ली ग्वेंगयाओ, जो ईस्ट चाइना सी का सुप्रीम कमांडर था, अपनी चेयर पर थके और निराश भाव से बैठा हुआ था। उसका सिर झुका हुआ था और चेहरे पर एक बेहद दुख भरा एक्सप्रेशन था। इस बैटल के बाद ईस्ट चाइना सी रीजन बुरी तरह से टूट चुका था। अब दोबारा हजारों सोल्जर्स को रीट्रेन करने में कितना वक्त लगेगा, ये कोई नहीं जानता। एंड टाइम्स में पॉपुलेशन ही सबसे प्रेशियस रिसोर्स बन चुकी थी। और उससे भी बड़ी बात, उनका इप्सिलॉन एजियो ड्रैगन एनिमी के हाथों मारा गया या फिर कैप्चर्ड हुआ। इसकी आशंका ने सबको अंदर तक हिला दिया। ईस्ट चाइना सी को जो नुकसान हुआ है वो ऑलमोस्ट इरिकवरेबल है। आने वाले वक्त में वो ओशन ओवरलॉर्ड कोलंबिया की नवल फ्लीट से टक्कर लेने लायक भी नहीं बचेंगे। लेकिन फिर भी उसे हिम्मत रखनी थी। लोगों को तुरंत ऑर्गेनाइज करो, घायलों को बचाओ। मेडिकल टीम को ऑर्डर दो कि पहले XUANW, झूके
और कैप्टन लेवल एलियंस का ट्रीटमेंट शुरू करें। पूरे शहर में नोटिस इशू करो कि हमने दोघाई सिटी की रक्षा जीत ली है और लोगों को कंफर्ट करो। डिस्ट्रॉयड सिटी वॉल्स को टाइम पर रिपेयर करो और लाशों का जल्दी निपटारा हो ताकि प्लेग ना फैले। ओशन के आसपास के मूवमेंट्स पर नजर रखो, कोई फायदा उठाकर हमला न कर दे। ली ग्वांगजियाओ के काम एंड कमांडिंग टोन ने उसके आसपास के सबॉर्डिनेट्स में हिम्मत भर दी। सब लोग अंदर से टूट चुके थे, लेकिन जब उन्होंने अपने लीडर को स्टेडी देखा तो उन्हें लगा कि शायद दोघाई फिर से उठ सकता है। यस कमांडर, आई विल एक्सिक्यूट इट इमीडिएटली। सारे सबॉर्डिनेट्स फिर से काम में लग गए। पोस्ट वॉर मेंटेनेंस वर्क अब दोबारा ऑर्गेनाइज हो गया था। जब सब फिर से स्मूथ चलने लगा तो ली ग्वेंगाओ अपनी चेयर पर वापस बैठ गया। उसने दोनों हाथों से अपनी ठुड्डी को सपोर्ट किया और उसका चेहरा गहरी चिंता में डूबा हुआ था। अगर कोलंबिया नेवी ने अभी हमला किया तो उनके पास रेजिस्टेंस की कोई ताकत नहीं बची थी। उसी वक्त उसका सेक्रेटरी आया और एक न्यूज रिपोर्ट की। न्यूज सुनकर ली ग्वांगजियाओ की आंखों में डिसबिलीफ की चमक थी। फिर वो सोफा पर जाकर ढह गया, लेकिन इस बार राहत की सांस के साथ। इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि उसी समय जब ईस्ट चाइना सी पर हमला हुआ था, कोलंबिया की ओशन फ्लीट जो नियोन हार्बर में स्टेशन थी, उसे भी एक मिस्टीरियस फोर्स ने अटैक किया था विद हेवी कैजुअल्टीज। नियोन हार्बर, जहां कोलंबिया की फ्लीट थी, अब लगभग पूरा समंदर में डूब चुका था। सिल्वर आर्मोर जनरल, जो एक जायंट सी बीस्ट में बदल गया था, उसकी एक दहाड़ से सुनामी आ गई और पूरे हार्बर को निगल लिया। कार्टियर्स भी सी वाटर कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन सिल्वर आर्मोर से उनका लेवल बहुत नीचे था। टाइनवे वेपन्स और स्पेस बेस्ड वेपन्स की मदद से वो थोड़ी देर तक टिक पाया, लेकिन विक्ट्री तो दूर की बात थी। बेयरली सेल्फ डिफेंस हो रहा था। जैसे जैसे फाइट बढ़ती गई, इंडिया ने कार्टियर्स की एबिलिटी पहचान ली और अब वो बिना किसी रोकटों के हमला कर रहा था। कोलंबिया नेवी की पूरी फाउंडेशन इस बैटल में खत्म हो गई। एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद पहली बार उन्होंने दुनिया को अपने सारे वेपन्स सिस्टम्स दिखाए, जैसे पावरफुल एलियन मिसाइल्स, 7th जेन ईगल आर्म्ड फाइटर्स और हेवी आर्टिलरी यूनिट्स। लेकिन फिर भी एलियंस के सामने सिर्फ फायर पावर काफी नहीं होती। झंग यी जैसे एलियंस जो फिजिकल अटैक्स के ऑलमोस्ट इम्यून होते हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सभी पर हेवी थर्मल वेपन्स का असर अब भी होता है। इसलिए कोलंबिया नेवी का नुकसान ईस्ट चाइना सी से भी ज्यादा था, क्योंकि जायंट सी बीस्ट्स ने पूरे नवल बेस को खत्म कर दिया, वॉरशिप्स को स्क्रैप मेटल बनाकर समंदर में डुबा दिया। दूसरी तरफ जियांगनन रीजन में थोड़ी देर से वॉर शुरू हुआ था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन में बैटल पहले ही चालू हो चुका था और वहां पर फाइट का फ्लो पूरी तरह उल्टा था। थैंक्स टू द नेशनल डिफेंस आर्मी, हाँ, शैनजुओ ने समझदारी से फैसला लिया और ब्लैक व्हाइट कमांडर से अकेले निपटने चला गया, जबकि फॉन्शन सिटी का बैटलफील्ड छोड़ दिया कमांडर किन एक्सुएनबा के हवाले। नॉर्थ वाइंड तेजी से चल रही थी। स्नोस्टॉर्म पूरी जमीन पर छाई हुई थी। सारा फंक्शन सिटी लाशों से भरा पड़ा था और हवा में सिर्फ मौत की बू थी। मिलिट्री कोट पहने एक आदमी, जिसकी आधी शक्ल कैप से ढकी हुई थी, बस उसकी जॉलाइन बाहर दिख रही थी, पत्थर की तरह कटी हुई। उसके सामने खड़ा था सिल्वर आर्मोर, जिसने अपने हाथ में एक ह्यूज शार्प ब्लेड पकड़ा हुआ था। वो किन एक्सुएनबा को गौर से देख रहा था। इंटरेस्टिंग, एक इंसान मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत कर रहा है। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, चलो मैं तुम्हें मौत दूं। सिल्वर आर्मोर ने हाथ उठाया और एक भयानक एनर्जी उसके शरीर से निकलने लगी। उसकी आर्मोर उसके फटते हुए मसल्स को नहीं छुपा पा रही थी। फिर उसने अपना बड़ा ब्लेड हवा में उठाया और जोर से नीचे काटा। बैंग! हवा चीखने लगी। उसकी एनर्जी चेन एक्सुएनबा के सिर की ओर सीधा आ रही थी, लेकिन उस एक पल में चेन एक्सुएनबा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रही थी।
मिलिट्री किलिंग फिस्ट। उसने डॉज नहीं किया, बल्कि अपना दाया हाथ पीछे खींचा और ब्लैक डियरस्किन ग्लोव पहनकर एक पंच फेंका सीधा एनर्जी की तरफ। वाइंड, फॉरेस्ट, फायर, माउंटेन। उसके पंच से एक स्पाइरल एनर्जी निकली, सीधा सिल्वर आर्मोर के अटैक से टकराई। बूम! दोनों एनर्जीज टकराई और एक भयानक वॉर्टेक्स जोन बन गया, एक मैनमेड टॉर्नेडो की तरह, जिसने आसपास की हर चीज को तबाह कर दिया। दोनों को समझ आ गया कि सामने वाला कोई आम एलियन नहीं है, बल्कि रीइंफोर्समेंट टाइप एलियन है, ठीक उन्हीं की तरह। स्ट्रेंथनिंग डिपार्टमेंट के लोग वो होते हैं जो अपने शरीर की लिमिट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उनका लक्ष्य होता है ज्यादा ताकत, तेज रिफ्लेक्सेस, फास्ट स्पीड और अनबीटेबल डिफेंस। इन लोगों को सुपर पावर्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। उनका बॉडी ही अल्टीमेट वेपन होता है। लियांग यू अगर वॉरियर्स की मास्टर है, तो किन एक्सुएनबा, जिसने 16 साल आर्मी में फाइट करके लेफ्टिनेंट जनरल तक का रैंक पाया, वो है आर्मी का मास्टर।